हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। आज है डे 12 डायरेक्टिंग वाला चैप्टर। आज हम वन शॉट लेक्चर में करने वाले हैं। 1 घंटे से ज़्यादा का लेक्चर ये रहेगा बिकॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट बिगेस्ट चैप्टर है पूरी ही बिजनेस स्टडीज का एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज इसमें से 2 से 3 केस स्टडी 2 से 3 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। ठीक है, बहुत लंबा है। कम्युनिकेशन बैरियर्स भी इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन के फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो हर चीज पे एमसीक्यू भी आता है, केस स्टडी भी आती है। सो इसको बहुत अच्छे से जरूर कर लेना। पूरे लेक्चर को एक्रोनियम के साथ मैंने करवाया है, हर चीज का एक्रोनियम है। ठीक है, कम्युनिकेशन बैरियर का भी चारों टाइप्स ऑफ बैरियर के अक्रोनियम्स हैं। ठीक है, उसके साथ मैंने पढ़ाया है। ठीक है, एंड पूरा ही लेक्चर हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अगर नोट्स चाहिए टेलीग्राम पे जाके फॉलो कर लेना। एमसीक्यूज मैं डालने वाली हूँ, इसके केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज भी होंगे, पुराने सालों के भी उसमें एमसीक्यूज हैं। पूरी लाइब्रेरी है एमसीक्यू की व्हाट्सएप पे, वहां पे जाके प्लीज फॉलो करो। 20 मार्क्स तुम्हारी गारंटी हो जाएंगे। और ऐसे एमसीक्यूज हैं कि उस एक जो हमारा चैनल है व्हाट्सएप चैनल, उसके बाहर एमसीक्यू नहीं आएंगे। ठीक है, तो हर जगह जाके फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे भी, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। एंड जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा डे 12 डायरेक्टिंग का। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर ऑफ डायरेक्टिंग। वन ऑफ द सबसे लॉन्गेस्ट चैप्टर है तुम्हारी पूरी बिजनेस स्टडीज का, एक डायरेक्टिंग एक मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, तो प्रोबेबली थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें हमें पढ़नी है। कम्युनिकेशन बैरियर्स बहुत तरीके के हैं, तो बहुत सारी चीजें पढ़नी है। पर एक एक करके डिटेल में हर चीज मैं समझाऊंगी, विद एक्रोनियम्स बताऊंगी, तो एक्रोनियम्स की मदद से पूरा चैप्टर तुम्हें इजिली याद भी हो जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले कहते हैं डायरेक्टिंग का मतलब क्या है। देखो, अभी तक हम मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग कर चुके हैं, यानी कि हम ये प्लान बना चुके हैं कि हमें कब क्या करना है, हमारे गोल्स क्या हैं, हमें क्या क्या पूरा करना है। फिर हम अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना चुके हैं, उन डिपार्टमेंट्स के अलग अलग हम ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर चुके हैं, हर डिपार्टमेंट का अपना गोल डिसाइड कर चुके हैं। फिर उन डिपार्टमेंट्स में हमने लोगों को भी तैनात कर दिया है कि भैया किस डिपार्टमेंट में कितने लोग कहाँ पर कैसे रहेंगे, किसका क्या काम होगा, ये हमने स्टाफिंग तक कर दिया है। अब हमें करनी है डायरेक्टिंग, मतलब कि ये जो स्टाफ हमारा आया था, ये सारे स्टाफ को हमें सही दिशा भी दिखानी पड़ेगी। सिर्फ स्टाफ को रिक्रूट करके, सिलेक्ट करके, ट्रेन करके उनकी कुर्सी पे बिठा देने से वो सारे काम नहीं कर देंगे। हमें ऑन अ डेली बेसिस उस स्टाफ को रोज सुबह आकर बताना पड़ेगा आज क्या करना है, कल क्या करना है, अगले हफ्ते में क्या करना है। ऑन अ डेली बेसिस हमें उस स्टाफ को दिशा दिखानी पड़ेगी, डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी, हमें उन स्टाफ को डायरेक्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है ना, सो कहने का क्या तात्पर्य है कि तुमने सारे प्लान बना लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना लिए, डिपार्टमेंट अपने आप काम नहीं करेंगे, उसके लिए स्टाफ चाहिए। अब तुमने स्टाफ भी रख दिया, पर स्टाफ भी अपने आप काम नहीं करेगा, तुम्हें स्टाफ को सही दिशा दिखानी पड़ेगी और रेगुलर बेसिस पे दिखानी पड़ेगी। तुम स्टाफ को नहीं बोल सकते कि इस कुर्सी पे बैठो, ये पकड़ो पैसा और काम करके दे दो, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें स्टाफ को रेगुलर बेसिस पे मोटिवेट करना है, सही लीडरशिप देनी है, सुपरविजन देनी है, कम्युनिकेशन देनी है। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऑन अ डेली बेसिस तुम्हें स्टाफ को देनी पड़ेंगी। और वही सारी चीजें तुम कहां पर देते हो, डायरेक्टिंग के चैप्टर में देते हो। ठीक है, सो डायरेक्टिंग क्या है, एक प्रोसेस है इंस्ट्रक्ट करने का, मतलब सारे इंस्ट्रक्शन देने का अपने स्टाफ को, उनको गाइड करने का कि कोई भी काम है तो कैसे करना है, कोई गलती हो गई तो कैसे करना है, उनकी काउंसलिंग करने का। ठीक है, कि मतलब अगर उनको कुछ सही नहीं लग रहा, उनको कोई भी दिक्कत है तो काउंसलिंग करना उनकी, उनको मोटिवेट करना, उनको लीड करना। ठीक है, पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो हमारी कंपनी के गोल्स को पूरा कर सके। एट द एंड तुम जो भी कर रहे हो इसीलिए कर रहे हो ताकि तुम्हारी कंपनी के गोल्स पूरे हो सके। तो कंपनी के गोल्स पूरे करने के लिए क्या कर रहे हो, लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, गाइड कर रहे हो, काउंसिल कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, उनको लीड कर रहे हो ताकि लोग अच्छे से काम कर सके। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डायरेक्टिंग की, आईसीस, ICES, आइसिस, ये क्या है मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स, या मैं बोलूं फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। सबसे पहला क्या है, इनिशिएट एक्शन। इनिशिएट एक्शन का क्या मतलब है कि भैया कितना ही अच्छे से अच्छा एम्प्लॉय तुम लाके रख दो, अगर तुमने उस एम्प्लॉय को दिशा नहीं दिखाई, उस एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्ट नहीं किया, गाइड नहीं किया, तो वो काम नहीं करेगा। वो आके बैठेगा, बैठ के चाय पी के एसी के मजे लेके चला जाएगा। तुम्हें, तुम्हारी मैनेजर की, कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्ट करे, उस एम्प्लॉय को दिशा दिखाए, तभी जाके एम्प्लॉय क्या करेगा, काम करेगा, वरना वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो डायरेक्टिंग स्टार्ट एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर ये कंटिन्यूस प्रोसेस है,
सारी उम्र, सारी ज़िंदगी चलता रहेगा। मैंने बता ही दिया ऑन अ डेली बेसिस तुम्हें मोटिवेट करना है, लीड करना है, सुपरवाइज़ करना है। देखो लगातार करना है तभी तो टॉप लेवल, मिडल लेवल होता है ना। अगर अपने आप ही काम हो जाए तो हम लगातार हमेशा टॉप लेवल, मिडल लेवल क्यों रखें? फिर तो लोअर लेवल अपने आप करता रहे सारा कुछ, नहीं ना। तो जो भी तुम्हारा मैनेजर है, सीनियर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑन अ डेली बेसिस तुम्हें मोटिवेट करे, तुम्हें काम सिखाए, काम बताए, तो लगातार होने वाला काम है। हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे होता है, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे। जो लेबर है, उसको कौन डायरेक्ट करता है? लोअर लेवल। लोअर लेवल को कौन दिशा दिखाता है? मिडल लेवल। मिडल लेवल को कौन दिशा दिखाता है? टॉप लेवल, ठीक है? तो ईच एंड एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे होता है। इसको इसी वजह से आप परवेसिव फंक्शन भी बोल सकते हो। स्टार्ट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये तो मैंने बता दिया। भैया जो लोअर लेवल है, वो थोड़ी ना मिडल लेवल को बताएगा कि क्या करना है। मिडल लेवल नीचे वाले को बताएगा, ठीक है? तो ऊपर वाला नीचे वाले को बताएगा कि तुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। नीचे वाला थोड़ी ना जाके ऑर्डर मारेगा ऊपर, नीचे वाला थोड़ी ना जाके ऊपर ऑर्डर मारेगा, ठीक है ना? लोअर लेवल पे सबसे ज़्यादा डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, मिडल लेवल पे थोड़ी कम ज़रूरत होती है और टॉप लेवल पे तो बहुत ही कम ज़रूरत होती है, क्योंकि टॉप लेवल का ही तो उल्टा काम है कि वो बाकी सबको डायरेक्शन दिखाए, ठीक है ना? लेकिन एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें ये ज़रूरी होती है, ठीक है? फिर आता है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का क्या है हमारा? फिल्म्स या फिर फिल्म्स भी कर सकते हो इसी चीज़ को, ये हमारा एक्रोनिम है। पहला क्या है? फैसिलिटेट ऑफ चेंज। कोई भी चेंज अगर ऑर्गेनाइजेशन में लाना है, उसके लिए एडवांस में डायरेक्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब एडवांस में हर चीज़ इंसान को पता है, हर दिशा इंसान को पता है, कौन-सा काम कैसे होगा वो इंसान को पता है, तब ही उस चीज़ को चेंज करना बहुत ईज़ी होगा। अगर तुम्हें आज वाला पता नहीं है, अब कह रहे हो इसको चेंज करके कुछ और कर दो। अरे भैया मुझे तो पहले वाला ही नहीं समझ आया था, अब ये नया वाला कैसे समझूँ? ये क्या चेंज आया है वो कैसे समझूँ? तो पहले आज की डायरेक्शन अच्छे से करो, तभी कंपनी में एडजस्ट करना, चेंज करना बहुत ईज़ी रहता है, कम्युनिकेशन फिर ईज़ी हो जाती है। इससे कंपनी में स्टेबिलिटी और बैलेंस आता है, लोग छोड़ के नहीं जाते, लोग खुशी से काम करते हैं जब उनको काम समझ आ रहा हो, जब वो काम अच्छे से कर रहे हो, ठीक है? स्टेबिलिटी रहती है, ठीक है ना? लीडरशिप अच्छी होती है, मोटिवेशन अच्छी होती है। इनिशिएट एक्शन, ये तो फिर वही पॉइंट रिपीट हुआ है कि डायरेक्टिंग की वजह से एक्शन लेते हैं लोग, वरना बिना दिशा के लोग काम नहीं कर पाते। मोटिवेट होते हैं इससे लोग, ठीक है? डायरेक्टिंग का एक एलिमेंट ही है मोटिवेशन, तो डायरेक्टिंग के अलग-अलग एलिमेंट्स है, जिसमें से एक एलिमेंट क्या है? मोटिवेशन, ठीक है ना? सो मोटिवेशन लाने के लिए कंपनी में जो है बहुत ज़रूरी है, लोगों को मोटिवेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है डायरेक्टिंग, ठीक है? फिर स्टेबिलिटी एंड बैलेंस, लोगों में आपस में कंपनी में बैलेंस आता है कि लोग जो है छोड़ के नहीं जाते हैं, ठीक है? अगला है मेरे पास प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग आपके सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, इसलिए ये मैं नहीं करवा रही हूँ। पर अगर आपको सीयूईटी देना है तो आपके सीयूईटी के सिलेबस में ये होगा। तो अगर आपको सीयूईटी के लिए ये करना है तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हो। पर सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है तो इसलिए हम ये स्किप कर रहे हैं, ठीक है? अगला है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग के टोटल 4 एलिमेंट्स पढ़ेंगे, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन, ठीक है? इन चारों को एक-एक करके समझते हैं। चारों में से जो ज़्यादा ज़रूरी है वो है मोटिवेशन और कम्युनिकेशन, ठीक है? मोटिवेशन के फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं, वो पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन के बैरियर्स हैं, वो पढ़ेंगे। इन दोनों पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। सुपरविजन और लीडरशिप पे ना के बराबर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? सुपरविजन क्या है? सुपरविजन का सिंपल मतलब है कि तुम काम कर रहे हो। मतलब सुपरविजन का सिंपल मतलब है कि तुम पेपर दे रहे हो। अब पेपर में जो तुम्हारा इन्विजिलेटर होता है, जो टीचर होता है, जो चेक कर रहा होता है, वो आके ना तुम्हें कुछ बोलता नहीं है। वो आके तुम्हें छेड़ता नहीं है, तंग नहीं करता। वो बस ऐसे ऐसे राउंड मारता रहता है, देखता रहता है कि कहीं कोई बच्चा चीटिंग तो नहीं कर रहा, कहीं किसी बच्चे को शीट की ज़रूरत तो नहीं है, कहीं किसी बच्चे ने कुछ पूछना तो नहीं है। बस वो ऐसे राउंड मारता रहता है, राउंड मारता रहता है ना टीचर पेपर में। वही चीज़ को सुपरविज़न बोला जाता है कि तुम छेड़ नहीं रहे, तुम तंग नहीं कर रहे, तुम सिखा नहीं रहे, तुम उसको कुछ नहीं कह रहे, बस तुम राउंड मार रहे हो, निगाह रख रहे हो, ठीक है? नज़र रख रहे हो, नज़र रख रहे हो, ठीक है? ओवरसी कर रहे हो, नज़र रखना लोगों के काम के ऊपर, ठीक है? सुपीरियर जो है सबऑर्डिनेट के ऊपर नज़र रखता है, वो ऑब्जर्व करता है काम को, ताकि वो देख सके कि जो काम है वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्लान एंड पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस ये चेक करना वहाँ पे हमें रहता है। फंक्शन क्या है सुपरविजन के? सुपरविजन के थ्रू ही तुम रेगुलरली अपने एम्प्लॉइज को जो है फीडबैक दे सकते हो कि क्या तुम काम सही से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है? अगर तुम्हें पता ही नहीं होगा, अगर तुम नजर ही नहीं रखोगे, तो तुम्हें पता ही नहीं है कि लोग काम कर रहे हैं कि नहीं, कैसे कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, तो तुम फीडबैक भी कैसे दोगे? अगर फीडबैक देना है तो पहले सुपरवाइज तो करना पड़ेगा। सो इट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। इससे इंप्लीमेंट होते हैं प्लान्स एंड पॉलिसीज, ठीक है?
कोई भी सजेशन देना है, कंप्लेंट करनी है, वो सब कुछ इसकी वजह से हो पाता है। इससे लोग मोटिवेट भी होते हैं, ठीक है ना? क्योंकि अगेन इंस्पायर्स द सबऑर्डिनेट टुवर्ड्स बेटर वर्क परफॉर्मेंस थ्रू प्रॉपर मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स। तो मोटिवेशन भी होती है। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी सही से होता है क्योंकि तुम रेगुलर बेसिस पे चेक कर रहे हो, लगातार चेक कर रहे हो, ठीक है ना? तो मतलब ऐसा नहीं है कि भैया टीचर है ही नहीं, अब तुम्हें शीट चाहिए और शीट नहीं मिल रही, शीट के चक्कर में तुम्हारे 20 मिनट पेपर में खराब हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, तो तुम्हारा रिसोर्स जो टाइम है वो खराब हो गया। लेकिन अगर टीचर वहीं के वहीं सुपरवाइज कर रहा होगा, वो हाथों हाथ शीट दे देगा, तो तुम्हारा टाइम बचेगा। सो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो बहुत ईजी हो जाती है अगर तुम लगातार सुपरवाइज कर रहे हो। लेबर की प्रॉब्लम्स रिड्यूस होती है क्योंकि इट विल मेंटेन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द वर्कर्स बाय विनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द वर्कर, बाय सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स, बाय टेकिंग वर्कर प्रॉब्लम्स ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। एक आपस में अच्छा रिश्ता बनता है। देखो, अब जो टीचर ना 2 घंटे 3 घंटे तुम्हारी क्लास में खड़ा होता है, उस टीचर के साथ तुम्हारा धीरे धीरे थोड़ा तो कंफर्ट लेवल बन जाता है ना? या फिर अगर टीचर बहुत बुरा है तो फिर वो अलग बात है कि अगर वो बहुत तंग कर रहे हैं टीचर तो अलग बात है। अगर एक अच्छे टीचर है जो तंग नहीं कर रहे हैं, है ना, आराम से खड़े हैं, तो आपका एक कंफर्ट लेवल उनके साथ बन जाता है। तो आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप जाके उनसे बात कर पाते हो, है ना? आप उनके साथ अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करके सॉल्व करवा पाते हो, है ना? ठीक है, सो वही चीज यहाँ पर होती है कि अगर सुपरवाइजर अच्छा है, ठीक है ना, तो काम अच्छे से हो जाता है। फंक्शन क्या है सुपरविजन में? सुपरविजन में आप करते क्या हो? सबसे पहले तो कंट्रोल करना कि भैया कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? एक्चुअल परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करना, ठीक है? प्रोग्रेस लगातार चेक करना, अगर कोई डेविएशन है, कोई प्रॉब्लम है तो वो चेक करना। डिसिप्लिन इंश्योर करना कि क्लास में कोई बात नहीं कर रहा, कोई चीटिंग नहीं कर रहा, कोई इधर-उधर घूम नहीं रहा, ठीक है ना? तो टेकिंग स्टेप टू मेंटेन द डिसिप्लिन, ठीक है? इंप्लीमेंटिंग पेनल्टीज एंड पनिशमेंट अगर कोई डिसिप्लिन नहीं है तो, ठीक है ना? और फिर रिपोर्ट करना। ये सारी चीजें जो भी तुमने वहां पे क्लास में देखा, किया, वो सबका रिपोर्ट इकट्ठा करके डेली या वीकली बेसिस पे ऊपर टॉप लेवल तक पहुंचाना, ये सारे काम होते हैं सुपरविजन के, ठीक है? दूसरा मेरे पास एलिमेंट आता है मोटिवेशन। अब मोटिवेशन एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, तो मोटिवेशन पे थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, अच्छे से इसको करेंगे। मोटिवेशन का मतलब क्या है? कहते हैं कि भैया लोगों को तुमने नौकरी दे दी, इसका ये मतलब नहीं है कि लोग आएंगे काम करके जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? लोगों को तुमने काम भी बता दिया तो भी ऐसा नहीं है कि लोग आएंगे काम करके जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? भाई तुम अगर रोज 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 सेम काम करते रहोगे ना, तुम बोर हो जाओगे, फिर एक पॉइंट पे आके तुम्हें लगेगा मैं इतने पैसे का भी क्या करूं। मतलब अभी तुम्हें लगता होगा कि भाई पैसा कमाना है ना, ऐसा करना है, पर सच बता रही हूँ यार, लोग ना 2 महीने नौकरी करके तीसरे महीने ऐसे हो जाते हैं, यार मैं इतने पैसे का भी क्या ही करूंगा, मुझे इतना पैसा नहीं कमाना, बट ये नौकरी मेरे से नहीं हो रही है, नौकरी बहुत बोरिंग है, बॉस ऐसा है, ये है, वो है। तो लोग ना काम अच्छे से करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बोर हो जाते हैं, काम अच्छा नहीं लगता, बॉस अच्छा नहीं होता, कंपनी का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता, व्हाटएवर रीजंस होते हैं, ठीक है? पैसे से भी एक पॉइंट के बाद उनका मोह उठ जाता है, पैसे से भी एक पॉइंट के बाद लोग मोटिवेट नहीं होते हैं। तो ऑन अ डेली बेसिस कंपनी को कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है ऑन अ रेगुलर बेसिस, जिससे लोग मोटिवेट हो सके। मतलब कई कंपनीज गेम्स रखवा देती हैं, कई कंपनीज ट्रिप्स पे लेके जाती है, गोवा ट्रिप्स करती हैं कई कंपनीज, ठीक है? कई कंपनीज वहीं पे कंपनी के अंदर ही लंच ब्रेक साथ में करवा लेती हैं, ठीक है? कुछ ना कुछ कंपनियां करती रहती हैं ताकि लोग बोर ना हो, लोगों को काम में मजा आए, ठीक है? क्योंकि एज आई सेड, एक पॉइंट के बाद पैसे आपको मोटिवेट करना छोड़ देते हैं। एक पॉइंट के बाद तुम पैसे से मोटिवेट हो ही नहीं सकते। अगर मान लो तुमने एक आध फोन लेना था, ले लिया, एक आध बैग वैग लेना था, एक आध लग्जरी चीज लेनी थी, ले ली, उसके बाद तुम कहोगे बस यार क्या करना है इसका, ठीक है? तो क्या कैसे लोगों को डेली बेसिस में मोटिवेट किया जाए ताकि लोग अच्छे से काम करें? अच्छा, अगर मोटिवेट नहीं है तो काम अच्छे से नहीं होगा। अगर तुम मोटिवेट होकर स्टडी करोगे ना, तो 4 चैप्टर 2 घंटे में कर दोगे। अगर डीमोटिवेट होकर स्टडी करोगे तो 4 घंटे में भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड होगा तो ज्यादा काम करेगा, ज्यादा अच्छे से करेगा, इफेक्टिवली करेगा, सही काम करेगा, गोल पूरा करेगा। तो मोटिवेशन कैसे दी जाए वो हमें पढ़ना है, ठीक है? तो मोटिवेशन क्या है? लोगों को इन्फ्लुएंस करना, ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना ताकि वो सारे सही दिशा में काम करें और गोल को पूरा करने के लिए काम करें। उनकी नीड्स को अगर तुम सेटिस्फाई करोगे ना कोई नीड हर इंसान की रहती है एट एनी पॉइंट, तुमने उसी नीड को पकड़ना है, उसी नीड को सेटिस्फाई करना है, तो इंसान मोटिवेट हो जाएगा, ठीक है? थ्रू वेरियस मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। तो कहते हैं कि तुम्हें लोगों को इन्फ्लुएंस करना है ताकि वो ऐसा काम करे जो हमारे लिए सही है, जो हमारी कंपनी के गोल पूरे करता है। लेकिन वो इन्फ्लुएंस करने के लिए, वो काम निकलवाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? हर इंसान की कोई ना कोई नीड होती है, उस नीड को पकड़ के उसको सेटिस्फाई करना है। अगर उस नीड को सेटिस्फाई कर दिया तो वो इंसान मोटिवेट हो जाएगा। जैसे किसी को चाहिए होता है बहुत सारा पैसा,
पैसा दे दो। किसी को चाहिए बहुत सारी पावर, तो पावर दे दो। किसी को चाहिए नाम, इज़्ज़त, शोहरत, वो दे दो। तो जिसको जो चाहिए उसकी वो नीड पूरी कर दो। वो नीड पूरी हो जाएगी, वो मोटिवेट हो जाएगा, वो मोटिवेट होके तुम्हारा काम पूरा कर देगा। ठीक है जी? तो ये है मोटिवेशन। प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन क्या है जिसको हम सॉरी अच्छा मैस्लो की तो बाद में आएगी। हाँ, सॉरी ये नॉर्मल हमारा प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन है। मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी तो बाद में आएगी। पहले प्रोसेस समझते हैं। प्रोसेस बहुत सिंपल है। कहते हैं पहले हर इंसान की कोई ना कोई एक नीड होती है जो अनसैटिस्फाइड होती है। ठीक है? एट एनी पॉइंट तुम्हारी कोई ना कोई नीड होगी। अभी भी एट दिस पॉइंट अगर तुम अपने दिल में सोच के देखोगे, कुछ तो ऐसा होगा जो तुम्हें चाहिए होगा। कोई गेम हो सकती है, कोई कॉलेज हो सकता है, कोई स्टडीज़ हो सकती हैं, कोई मार्क्स हो सकती हैं, कोई दोस्ती हो सकती है, कोई प्यार हो सकता है, व्हाटएवर जो तुम्हें चाहिए तुम्हारी लाइफ में, कुछ तो ऐसी ज़रूरत होगी एट दिस पॉइंट जो तुम्हारी अनसैटिस्फाइड नीड होगी, ठीक है? उस नीड की वजह से तुम्हारे दिमाग में टेंशन बिल्ड होनी शुरू होगी। यार मुझे ये चाहिए, मुझे मिल नहीं रहा, यार मुझे ये चाहिए, मुझे मिल नहीं रहा, मुझे मिल नहीं रहा, मुझे मिल नहीं रहा। तुम्हारे दिमाग में टेंशन शुरू हो जाएगी। उस टेंशन को जब वो टेंशन शुरू होगी, फिर उस टेंशन की वजह से तुम इधर-उधर भागोगे कि कैसे कैसे ये चीज़ कैसे लूँ, कैसे लूँ, कैसे लूँ? फिर तुम इधर-उधर भागोगे। जैसे बहुत सिंपल सी बात है, अब तुम्हारे साथ होता ही है, तुम 11th-12th के बच्चे हो, है ना? कोई ना कोई लड़का या लड़की तुम्हें पसंद आ जाती है ना? बहुत नॉर्मल है, होता है, इसमें कुछ गलत बात नहीं है, ठीक है? तो तुम्हारी एक अनसैटिस्फाइड नीड है कि यार ये बहुत अच्छी लग रही है, यार ये मुझे भाव नहीं दे रही है, मुझसे बात नहीं कर रही। तो शुरू-शुरू में तो थोड़ा-सा लगता है, बट फिर धीरे-धीरे टेंशन होने लग जाती है, यार ये मेरे से बात क्यों नहीं कर रही? यार ये मेरा रिप्लाई नहीं कर रही, यार इसने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया? यार इसने ऐसा क्यों कर दिया? फिर उस टेंशन की वजह से फिर तुम्हारे अंदर ड्राइव आती है, यार मैं इससे बात करता हूँ, जाता हूँ, बात करता हूँ, यार इसके लिए ये कर देता हूँ, यार ये कर देता हूँ, ये कर देता हूँ। फिर वो टेंशन तुम्हें ड्राइव करती है एक्शन लेने के लिए कि अब तो मैं जाके इससे बात करूँगा, अब तो मैं जाके इसको मैसेज करूँगा, अब तो मैं ऐसा करूँगा, ठीक है? तो फिर वो ड्राइव आती है तुम्हारे अंदर कि यार मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, आई हैव टू टेक एन एक्शन, ठीक है? अब जब एक्शन लेना है, तो एक्शन कैसे लेना है? उसके लिए फिर तुम सर्च करते हो अलग-अलग तरीके। अब क्योंकि ड्राइव तो आ गई कि हाँ, मेरे को एक्शन लेना है, मुझे अच्छी लगती है, ये मुझे भाव नहीं दे रही, मुझे इससे जाके बात करनी है। अब बात कैसे-कैसे करूँ? एक ऑप्शन हो सकता है कि सबके सामने जाके बात कर लेता हूँ, पर बेइज़्ज़ती बहुत हो जाएगी, उसने मुँह पे ना बोल दिया तो। फिर ऑप्शन नंबर 2 है कि देखता हूँ कि अकेली कब है, तब जाके अकेले में बात करूँगा। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर 2 वो हो सकता है। तो नाउ यू आर सर्चिंग कि क्या-क्या ऑप्शन है क्योंकि अब ड्राइव तो आ गई है, टेंशन इतनी हो रही थी कि अब रुका नहीं जा रहा। ठीक है ना? और फिर जब तुमने ऑप्शन ढूँढ ली कि सबके सामने जाके बोलूँ, है ना? सबके सामने जाके बोल दूँ? नहीं, है ना? मुँह पे बेइज़्ज़ती हो जाएगी, थप्पड़ भी पड़ सकता है। अकेले में जाके बोल दूँ? अकेले में जाके थप्पड़ भी खा लूँगा, कौन-सा किसी को पता चलेगा? दोस्तों को तो बोलूँगा, "अरे, अरे! है ना? तेरे भाई को ऐसे करती है ना?" अकेले में तो जाके ये बोलूँगा, है ना? तो ठीक है, फिर तुमने ऑप्शन देखी, तो फिर ऑप्शन में से एक ऑप्शन तुमने चूज़ कर ली। अब जब तुमने वो जो भी एक्शन तुम्हें लेना था, वो ले लिया, तो तुम्हारी नीड क्या हो जाएगी? सैटिस्फाई हो जाएगी। मतलब करनी तो उसने ना ही है, ठीक है ना? करनी तो उसने ना ही है। अब अकेले में कर दी तो थोड़ी-सी ईगो को कम हर्ट होगा, है ना? तो नीड तो सैटिस्फाई हो गई कि भैया मेरे को उससे जाके बात करनी है। तो वो तो तुमने कर ली, तो अब नीड तो सैटिस्फाई हो गई जिसकी वजह से अब टेंशन थोड़ी-सी कम हो गई। अब बोलोगे मैम ना कर दी फिर तो और भी ज़्यादा टेंशन है। बट स्टिल नाउ एट लीस्ट यू नो कि है ना भैया वो तुम्हारे में इंटरेस्टेड नहीं है। तो अब तुम्हारी जो टेंशन है वो थोड़ी-सी रिड्यूस हो जाएगी कि ठीक है, अब मुझे फिर भी ऐसा तो नहीं है ना कि मैं वेट करे जा रहा हूँ, मैसेज आएगा कि नहीं आएगा कि नहीं। नाउ आई एम अ बिट रिड्यूस्ड, टेंशन इज़ रिड्यूस्ड, ठीक है ना? तो ये हमारा पूरा क्या है प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन है कि पहले मेरी एक अनसैटिस्फाइड नीड है, अनसैटिस्फाइड नीड है जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी टेंशन हो रही है। टेंशन की वजह से अब मुझे लगेगा कि मेरे को एक्शन लेना पड़ेगा। क्या एक्शन लेना है? उसके लिए मैं सर्च करूँगा अलग-अलग ऑप्शंस, जो भी ऑप्शन सही ले लगेगी वो एक्शन ले लूँगा। जब एक्शन ले लिया तो नीड सैटिस्फाई हो जाएगी और टेंशन खत्म हो जाएगी। ठीक है? और तुम मोटिवेट हुए हो इस पूरे प्रोसेस में उस काम को करने के लिए। और जब तुम्हारी नीड सैटिस्फाई हो गई देन यू आर फुल्ली मोटिवेटेड कि हाँ, ज़िंदगी में अब मुझे अच्छा लग रहा है। फीचर्स ऑफ मोटिवेशन देखते हैं। मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग है। तुम कितना भी यूट्यूब वीडियो सुन लो, कितना भी कुछ भी कर लो, जब तक तुम्हें अंदर से फील नहीं होगा ना कि मुझे पढ़ना है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं कितना भी 10 डे स्ट्रैटेजी, 40 डे स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी, वो स्ट्रैटेजी दे दूँ, जब तक तुम्हारे अंदर से वो आग नहीं आएगी कि मुझे तो ये करना है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। मेरी पूरी लाइफ में मुझे कभी मेरे पेरेंट्स ने नहीं बोला कि ये मार्क्स लेके आने हैं, यू हैव टू गो टू एसआरसीसी, कभी नहीं बोला। मेरे पेरेंट्स को पता भी नहीं था कि मैं एसआरसीसी जाने की तैयारी कर रही हूँ, मैं इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही हूँ। उनको था कि ठीक है, पढ़ती रहेगी, बचपन से भी पढ़ती है, अभी भी पढ़ रही है। ठीक है? बट मेरे अंदर वो आग थी कि मुझे एसआरसीसी लेना ही लेना है। तो वो मेरे अंदर की इंटरनल फीलिंग है, मुझे किसी ने थोपा नहीं है और कोई थोप देता ना फिर तो गलती से भी होता ही नहीं वो काम। तो ये आपके अंदर की इंटरनल फीलिंग है, कुछ ऐसा एक्सटर्नल नहीं है। ठीक है? अंदर से आएगी तो आएगी वरना नहीं आएगी मोटिवेशन।
अगर मोटिवेट हो गए हो तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करोगे, तो सीधा आपको सिर्फ आपका गोल दिख रहा होगा, आप उस गोल की तरफ सीधा जाओगे, आप इधर-उधर कुछ नहीं देखोगे, ठीक है? पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, मोटिवेशन 2 तरीके की होती है। पॉजिटिव मोटिवेशन क्या है, बेटा अगर तूने अच्छे मार्क्स लिए, तो तेरे को तेरा पसंद का फ़ोन दिलाऊँगा, पसंद की बाइक दिलाऊँगा। नेगेटिव मोटिवेशन क्या है, ये अगर तेरे नंबर नहीं आए ना, तेरी हड्डियाँ तोड़ूँगा, फिर मेरे से बुरा तेरे लिए कोई नहीं होगा अगर तेरे नंबर नहीं आए तो। ये नेगेटिव मोटिवेशन होती है। तो पॉजिटिव मोटिवेशन में क्या होगा, आप खुशी से वो काम करोगे। नेगेटिव मोटिवेशन में क्या होगा, काम शायद हो जाए, पर डर-डर के वो काम करोगे। तो व्हिच इज़ व्हाई मुझे पर्सनली नेगेटिव मोटिवेशन बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब अगर तुमने किसी से काम करवा भी दिया, पर उसने वो काम इतने डर-डर के किया, अगर ये नहीं हुआ तो मेरे के साथ ऐसे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। काश चलो मेरे नंबर आ गए, अब कम से कम पिटूँगा तो नहीं। मुझे नहीं अच्छी लगती वो चीज़ कि मैं किसी को इतना डरा दूँ कि भाई वो उसने काम तो कर दिया, बट इतना डर-डर के काम किया। मुझे पर्सनली वो पसंद नहीं है, ठीक है? इसलिए आई नेवर डू दैट। आई ओनली एंड ओनली बिलीव इन कि भैया पॉजिटिवली मोटिवेट करो तो भी इंसान हो जाएगा। प्यार से मोटिवेट करोगे, हो जाएगा इंसान, ठीक है? सो एनीवेज़ मोटिवेशन 2 तरीके की हो सकती है, पॉजिटिवली भी, नेगेटिवली भी। मोस्टली इंडियन पेरेंट्स को तो नेगेटिव ही पसंद आती है ना? कि बच्चे को डराओ-धमकाओ तो वो हो जाएगा। मोस्टली यही होता है इंडियन हाउसहोल्ड्स में तो, ठीक है? नेगेटिव मोटिवेशन क्या है कि आपको पनिशमेंट मिलेगी, है ना? अगर तो आप पनिशमेंट के डर से काम करते हो। मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मोटिवेशन ना ऐसा नहीं है कि हर कोई सेम काम सेम चीज़ से मोटिवेट होगा। अगर आप 10 लोगों को एक साथ खड़ा करोगे ना और बोलोगे ना कि बेटा अगर आपके अच्छे नंबर आए तो आपको क्या चाहिए? 10 के 10 लोग अलग आंसर करेंगे। कोई बोलेगा फ़ोन चाहिए, कोई बोलेगा ट्रिप करना है, कोई बोलेगा बाइक चाहिए, कोई बोलेगा कार चाहिए, कोई बोलेगा बाहर जाना है, ये वो व्हाटएवर। सबका मोटिवेशन अलग होगा। तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तुम्हें हर इंडिविजुअल से बात करनी पड़ेगी, हर इंडिविजुअल का दिमाग समझना पड़ेगा कि इसको क्या चाहिए और उसको वही देना पड़ेगा। तभी वो मोटिवेट होगा वरना नहीं होगा। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है? इम्पोर्टेंस क्या है? इससे पीस एंड हार्मनी आती है, मतलब लोगों के दिमाग में शांति आती है, क्योंकि भैया तुमने लोगों की टेंशन दूर करी है ना, उनको मोटिवेट करके, उनका काम करके, ठीक है ना? तो आपस में क्या है, हार्मनी होती है, टीम वर्क होता है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ठीक है? एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस बढ़ती है, क्योंकि अब तुमने लोगों को जो चाहिए था वो दे दिया। किसी को ज़्यादा पैसा चाहिए था, तुमने दे दिया, अब वो पैसे से खुश हैं, तो अब वो खुशी-खुशी काम करेगा, तो अब वो अच्छे से काम करेगा। कंपनी में चेंज लाने में मदद करता है, क्योंकि लोग खुश हैं, लोगों को पता है कि मेरे को ना बहुत पैसा मिल रहा है, तो ठीक है ना, पैसा मिल रहा है तो कुछ चेंज करने को बोल भी रहे तो कर देता हूँ, क्या दिक्कत है, ठीक है? लोगों का अगर कोई नेगेटिव एटीट्यूड होता है वो पॉजिटिव बन जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है यार ये अच्छे लोग हैं, मतलब मैंने अच्छा काम किया तो उन्होंने मेरे को इतना रिवॉर्ड दिया, इन्होंने मेरी इतनी कदर करी, तो ये अच्छे लोग हैं। मतलब तुम अगर लोगों को मोटिवेट करोगे ना, तो लोग अगर तुम्हारे बारे में शुरू में बुरा सोचते भी थे, तो वो धीरे धीरे तुम्हारे बारे में अच्छा सोचने लग जाएंगे, ठीक है? और एम्प्लॉय छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉय को जो चाहिए वो उसे मिल रहा है। अगर उसे वो मिल रहा है तो वो कहीं और क्यों जाएगा? अगर तुम उसे मोटिवेट नहीं कर रहे हो, तुम उसे वो नहीं दे रहे हो जो उसे चाहिए, फिर वो पक्का जाएगा छोड़ के, क्योंकि उसे वो चीज़ कहीं और मिल रही होगी, ठीक है ना? तो एम्प्लॉयी टर्नओवर जो है इससे कम होता है। फिर आते हैं मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी क्या बोलती है? सबसे पहले रोटी कपड़ा मकान चाहिए, फिर सेफ्टी चाहिए, फिर प्रेम चाहिए, फिर इज्जत चाहिए और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड चाहिए। एक-एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है बेसिक रोटी कपड़ा मकान। अगर कोई इतना गरीब है ना कि उसके पास 2 वक़्त की रोटी भी नहीं है, या मतलब बहुत ही ऐसा है कि मतलब बहुत छोटे से घर में रहता है या घर भी नहीं है, ठीक है, रेंट पे है, ठीक है ना? एंड बहुत ही मतलब 10-10 रुपए के पीछे उनको सोचना पड़ता है, 10-10 रुपए के पीछे मतलब उनको उनके पास है ही नहीं इतना, है ना? कि वो ऑटो रिक्शा से भी कहीं जा सकें। तो उस इंसान को ना बस तुम बेसिक इतना दे दोगे कि देखो तुम्हारी रोटी है, तुम्हारे सिर पे छत है, तुम थोड़ा बहुत कहीं आ जा रहे हो, बेसिक दे दो। तो वो इंसान खुश हो जाएगा, वो तुम्हारा काम करने को तैयार हो जाएगा, ठीक है? तो अगर किसी के पास रोटी, कपड़ा, मकान भी नहीं है, तुम बस उसको इतना पैसा दे दो कि उसको रोटी, कपड़ा, मकान खरीदने का पैसा मिल जाए, तो वो खुश हो जाएगा इंसान और तुम्हारा काम कर देगा। अच्छा जी, अब दूसरे नंबर पे क्या होगा कि मान लो किसी को अब ये मिल गया, मान लो किसी को अब ये मिल गया, फिर वो यहाँ पर जाएगा, फिर वो यहाँ पे जाएगा, वो कहता है देखो अब आज की रोटी तो है, आज तो सिर पे छत है, पर कल को ना हुई तो? कल को मेरी फैमिली भी होगी, मेरे बच्चे भी होंगे, कल को उनके सिर पे छत ना हुई तो? तो दूसरे नंबर पे ना इंसान कहता है देखो आज तो है, पर ना बस मुझे इतनी सिक्योरिटी चाहिए कि जब तक ज़िंदा हूँ, तब तक बस इतना रोटी मिलता रहे, ये मकान, ये सब इतना मिलता रहे, दैट्स इट। मुझे नहीं चाहिए अंबानी, मुझे अंबानी बनना ही नहीं है। आज जितना है, बस इतना ही मिलता रहे सारी उम्र, मैं उसी में खुश हूँ। तो सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स हैं। आपको फिज़िकल सिक्योरिटी चाहिए कि आपको कोई डिज़ीज़ ना हो जाए, कोई क्राइम, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। आपको एक परमानेंट जॉब चाहिए
ठीक है ना? कि आज जो रोटी मेरे को मिल रही है वो मिलती रहे। वो कैसे मिलेगी? जब मेरी जॉब परमानेंट हो जाएगी, क्योंकि अभी नौकरी नहीं छूटेगी, नौकरी से पैसा आता रहेगा, पैसे से रोटी आती रहेगी, ठीक है? और सोशल सिक्योरिटी, ठीक है? कि आपको जो है थोड़ी बहुत पेंशन वगैरह लग जाए, ठीक है? बीमारी में, डिसेबिलिटी में, बुढ़ापे में आपको जो है सेम रोटी मिलती रहे। तो पेंशन वगैरह थोड़ी-सी आपको चाहिए, ठीक है ना? तो सोशल सिक्योरिटी में आपको पेंशन चाहिए। इसमें आपको एक परमानेंट जॉब चाहिए। फिजिकल सिक्योरिटी में आपको काइंड ऑफ एक इंश्योरेंस चाहिए, ठीक है? तो बस आपको सिक्योरिटी मिल जाए 3 तरीके की, उतने में आप खुश हो जाओगे। अब अच्छा, अब एक इंसान है जिसको ना सरकारी नौकरी मिल गई। पहले वो बहुत गरीब था, उसके पास रोटी भी नहीं थी। फिर उसको जो है एक छोटी-सी नौकरी मिली, फिर उसको एक सरकारी नौकरी मिल गई। अब सरकारी नौकरी में क्या है, उसको इंश्योरेंस भी मिल गई, परमानेंट जॉब भी हो गई, पेंशन भी हो गई। अब सरकारी नौकरी से उसको पता है कि मैं 50, 60, 70 साल की उम्र तक जब तक भी ज़िंदा हूँ, सेम लाइफ़स्टाइल रहेगा। ऊपर नहीं होगा बट सेम लाइफ़स्टाइल तो रहेगा। अब वो कहता है कि अब मुझे ना एक ग्रुप बनाना है। अब मुझे किट्टी पार्टी पे जाना है। अब मुझे अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप बनाना है, उस ग्रुप का हिस्सा बनना है। क्यों? क्योंकि मैं भी अब उनके जैसा बनूँ। मैं भी अब एक ग्रुप का हिस्सा हूँ, जो ग्रुप में मुझे ऐसा फ़ील हो कि मेरे जैसे लोग हैं। क्योंकि जब लोगों को लगता है ना मेरे जैसे हैं, तो लोग खुश होते हैं। तो अब आपको ग्रुप बनाना है, बिलॉन्गिंग नीड्स चाहिए, ठीक है ना? इट रेफर्स टू द अफेक्शन, एक सेंस ऑफ बिलॉन्गिंगनेस चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए कि हाँ, मेरे जैसे लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरा ग्रुप है, जो मुझे एक्सेप्ट करते हैं, द वे आई एम, ठीक है? अब वो भी मिल गई। अब एक ग्रुप भी मिल गया, अब क्या करो? अब तुम्हें चाहिए एस्टीम। अब तुम कहते हो कि एक ग्रुप तो है, पर अब मुझे इस ग्रुप का भी लीडर बनना है। अब इस ग्रुप में भी मुझे सबसे बढ़िया बन के दिखाना है, क्योंकि इंसान की ना नीड कभी खत्म नहीं होती, है ना? कुछ एक मिल गया तो दूसरा चाहिए, फिर अब क्या चाहिए? अब कहते हो मुझे इस ग्रुप में सबसे बेस्ट बनना है, मुझे इस ग्रुप का लीडर बनना है, इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा पैसा मेरा हो, सबसे अच्छा बेटा मेरा हो, सबसे अच्छा घर मेरा हो, सबसे अच्छी गाड़ी मेरी हो। फिर तुम्हें इज़्ज़त चाहिए कि उस ग्रुप का सबसे बेस्ट मैं बन जाऊँ। मेरे को जो है अपनी सेल्फ इमेज, अपनी रिकॉग्निशन चाहिए, अपनी रिस्पेक्ट चाहिए दूसरों से, कि मैं प्रेज़िडेंट बन जाऊँ, मेरा एक सेपरेट केबिन हो, मेरी जॉब और अच्छी हो, ठीक है? और लास्टली जब वो भी मिल गया, तो तुम्हें चाहिए सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन नीड का क्या मतलब है? कि अब जितना सब मिल गया, देखो, अब रोटी, कपड़ा, मकान भी है, परमानेंट जॉब भी है, इज़्ज़त भी है, दोस्त भी हैं। अब मुझे ऐज़ सच कुछ और नहीं चाहिए, क्योंकि जितना कुछ चाहिए था वो मिल गया, पैसा भी है, नौकरी भी है। अब मुझे क्या करना है, इन सभी चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है। अब मैं कहता हूँ कि ये जो भी चीज़ें हैं, ये ही सारी चीज़ें और बढ़ती रहें। नौकरी है और अच्छी हो जाए, पैसा है और ज़्यादा हो जाए, बच्चा है उसके और अच्छे मार्क्स आ जाए, डॉक्टर बन गया, अच्छा चलो उससे बड़ा डॉक्टर बन जाऊँ, इंजीनियर बन गया और बड़ा इंजीनियर बन जाऊँ, ठीक है ना? फैमिली है तो फैमिली में और थोड़ा-सा बड़ा घर हो जाए, ठीक है ना? तो बस वही सब मल्टीप्लाई होता रहे, होता रहे, होता रहे। फिर इंसान बस इतना चाहता है और कुछ नहीं चाहता, ठीक है? तो फिर लास्टली मेरा क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन नीड। तो ये मेरी सारी नीड्स हो गई और ये नीचे से ऊपर को शुरू होती है, साइकोलॉजिकल नीड्स, सोशल सिक्योरिटी नीड्स, बिलॉन्गिंग नीड्स, एस्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन नीड्स। नीचे वाली पूरी होगी तो ऊपर जाओगे, फिर ऊपर, ऊपर, ऊपर। पहले एक पूरी होनी चाहिए तभी ऊपर बढ़ोगे। अगर ये पूरी नहीं हुई तो जब तक ये पूरी नहीं हो जाती तब तक इसी पे अटके रहोगे। जब ये पूरी हो जाएगी तो ऊपर, फिर और ऊपर, फिर और। ठीक है जी? अच्छा जी, अब मेरे आते हैं फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स ऑफ मोटिवेशन, ठीक है? अब मोटिवेट कैसे किया जाए? मोटिवेट 2 तरीके से किया जा सकता है, या तो पैसा दे दो या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दे दो, ठीक है? एक-एक करके समझते हैं। सबसे पहले नॉन मॉनेटरी के ना अंदर ना नाम से समझ आ रहा है कि पैसा तो नहीं है, मतलब मैं तुम्हें पैसा तो नहीं दे रहा, पैसे के अलावा कुछ और दूँगा, पर पैसा नहीं दूँगा। एज़ आई सेड कि एक पॉइंट के बाद तुम्हें पैसा नहीं चाहिए, एक पॉइंट के बाद तुम बोलोगे आई डोंट वांट मनी, आई एम ऑलरेडी हैविंग इनफ मनी, बट नाउ आई वांट इज़्ज़त, नाउ आई वांट कि मुझे लोग रिस्पेक्ट करें। तुमने देखा होगा यार, बहुत अमीर लोग भी जो है सुसाइड तक कर लेते हैं, बिकॉज़ उनको पैसा मिल गया है। उनको कुछ और ऐसा था जो नहीं मिला, कोई प्यार नहीं मिला, कोई इज़्ज़त नहीं मिली। लोगों की लाइफ़ बहुत अंदर से खोखली होती है, पैसा होने के बाद भी, बिकॉज़ दे आल्सो वांट इज़्ज़त, ईगो, एटीट्यूड उनका पूरा होना चाहिए, सेल्फ एस्टीम होनी चाहिए, ठीक है जी? और ये हायर लेवल मैनेजमेंट के लिए मोस्टली ये होती है, क्योंकि गरीब बंदा ना पहले पैसा ही माँगेगा। गरीब बंदा नहीं कहता कि मेरी ईगो है, गरीब बंदा नहीं कहता कि मेरा एटीट्यूड है। तो ये हायर लेवल मैनेजमेंट के लिए कि पैसे से तो हो गया, मन भर गया, अब इज़्ज़त, ईगो, एटीट्यूड चाहिए, ठीक है? तो इसके अंदर क्या-क्या आएगा? सबसे पहले एम्प्लॉयी को रिकॉग्निशन दो। एम्प्लॉयी को रिकॉग्निशन दो कि हाँ, तू मन एम्प्लॉयी ऑफ द मंथ है, तू एम्प्लॉयी ऑफ द ईयर है, तेरा काम सबसे अच्छा, तेरे से अच्छा कोई नहीं। एम्प्लॉयी को ऐसा बोल दो, वो कहेगा अच्छा मैं तो यहाँ का राजा हूँ, तो मैं तो भैया अब और अच्छा काम करूँगा, ताकि मैं महाराजा बन जाऊँ। ठीक है? आपके काम की आपको प्रेज़
करी जाए, ठीक है? आपको सर्टिफिकेट दिया जाए बेस्ट मेंबर का, कोई मेंटोर्स वगैरह दी जाए। यूजुअली बैंक में तो होता ही है, किसी भी बैंक में जाओगे ना वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड होता है। नोटिस बोर्ड पे ऐसे लगा हुआ होता है एम्प्लॉयी ऑफ द मंथ, उसमें फोटो लगी हुई होती है, ये नाम लिखा हुआ होता है कि इस मंथ का ये था बेस्ट, इस मंथ का ये था बेस्ट, ठीक है? सो दैट इज एम्प्लॉयी रिकॉग्निशन प्रोग्राम। जॉब एनरिचमेंट का मतलब होता है कि जो जॉब है ना तुम्हारी, उसी को तुम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दो। अगर जॉब इंटरेस्टिंग होगी ना, तो इंसान सारा दिन उसी में उलझा रहेगा। ये कैसे करूँ, ये ऐसे करूँ, ये वैसे करूँ, जॉब में 4 लोगों से बात करनी हो, जॉब में किसी अच्छी लड़की से बात करनी हो, तो उसी में लोग खुश हो जाते हैं, है ना? तो मेकिंग अ जॉब मोर इम्पोर्टेंट बाय ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क कंटेंट, रिक्वायरिंग हायर लेवल ऑफ नॉलेज एंड स्किल, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ। जहाँ पे लोगों को दिख रहा है कि मैं भी कुछ सीख के निकलूँगा, ठीक है? तो वहाँ पे जॉब ही इंटरेस्टिंग बना दो, तो लोग कर लेंगे काम। फिर है करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। करियर एडवांसमेंट मतलब उनको अपना करियर आगे बढ़ाने का मौका दो। उनको टाइम टू टाइम तुम कुछ ना कुछ ट्रेनिंग देते रहो, कुछ ना कुछ पढ़ाते, सिखाते, लिखते रहो, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करते रहो। कोई ना कोई ऐसी नई चीज़ सिखा दो जो उसको पहले से नहीं आती थी, तो वो खुश हो जाएगा। तो वो खुश हो जाएगा कि भैया अब मैंने ये नया सीख लिया, अब मेरे को भी हायर लेवल जॉब मिलेगी इसकी वजह से, ज़्यादा सैलरी मिलेगी इसकी वजह से, और यहीं पे काम करता हूँ क्योंकि आज ये सीखा हूँ, कल कुछ और सिखाएँगे, तो लोग खुश हो जाएँगे। अच्छा स्टेटस दे दो कि भैया हाँ, ये हमारी कंपनी का प्रेज़िडेंट है, वाइस प्रेज़िडेंट है, और कंपनी का नाम जितना अच्छा होगा, तो लोगों का स्टेटस वैसे ही उतना अच्छा हो जाएगा कि भैया रिलायंस में काम करता हूँ, है ना? तो लोगों को स्टेटस दे दो, उनको कोई प्रेज़िडेंट, सीओओ, सीईओ कुछ बना दो, ठीक है ना? हेड बना दो किसी चीज़ का, तो वो खुश हो जाएँगे। फिर है जॉब सिक्योरिटी, मतलब लोगों को ना डर में मत रखो कि काम नहीं किया ना तो निकाल दूँगा, ऐसे मत करो। फिर वो इंसान डर में रहेगा, हाय मुझे निकाल दिया तो, हाय मुझे निकाल दिया तो, हाय मुझे निकाल दिया तो। डरा के मत रखो। एम्प्लॉयी को बोलो यू आर सेफ, यू आर सिक्योर, तेरी नौकरी कोई तेरे से नहीं छीनेगा, बट तुम्हें अच्छे से काम करना होगा। हाँ, फिर भी अगर मतलब लेट्स से कोई बार-बार काम खराब कर रहा है, तो निकाल दो फिर ठीक है। लेकिन डरा के मत रखो, उनको खुश रखो कि हाँ, तुम्हारी नौकरी कोई तुमसे नहीं छीनने वाला है। तो जॉब सिक्योरिटी दो, तो मेंटल रिलीफ है, ठीक है ना? टेंशन नहीं है, तो बिना टेंशन के लोग अच्छा काम करेंगे। एम्प्लॉयी पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉयी से डिसीजन मेकिंग करवाओ, एम्प्लॉयी को मीटिंग्स में बुलाओ, एम्प्लॉयी को डिसीजन मेकिंग में हिस्सेदार बनवाओ। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयी पार्टिसिपेशन बढ़ेगी, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयीज हैं ऑब्वियसली वो और खुश रहेंगे। फिर है एम्प्लॉयी एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयी को पावर दो कि एम्प्लॉयीज भी अपने लेवल पे कुछ कुछ छोटे मोटे डिसीजन ले सकते हैं। उससे क्या होगा, ऑब्वियसली उससे भी एम्प्लॉयीज जो है वो खुश रहेंगे, ठीक है ना? फिर है ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा क्लाइमेट बनाओ जहाँ पर लोग कंफर्टेबली काम कर सकें। कंपनीज़ में आजकल क्या होता है, बहुत सुंदर-सुंदर एरियाज़ बने हुए होते हैं कि ज़रूरी नहीं है डेस्क पे ही बैठ के काम करना है। कहीं पे प्ले एरिया बना है, वहाँ पे जाके बैठ जाओ, कहीं खिड़की के पास जाके बैठ के काम कर लो, कहीं पे कोई गेमिंग एरिया है, वहाँ बैठ के काम कर लो, है ना? सीढ़ियाँ अच्छी बना रखी होती है कि सीढ़ियों में बैठ के काम कर सकते हो। सुंदर-सुंदर एरिया बना रखे होते हैं ताकि लोग खुशी से काम करें। अच्छा, हर कोई बहुत अप्रोचेबल होता है आजकल कि अच्छा उससे बात करनी है, ईज़िली जाके कंफर्टेबली बात करो, कोई तुम्हें खा नहीं रहा। ठीक है? तो वर्किंग कंडीशन इतनी अच्छी बनाओ, ग्रीन एनवायरनमेंट बनाओ, कैंटीन बनाओ, जिम बनाओ, ताकि लोग खुशी-खुशी काम करें। मतलब अगर तुमने कभी नहीं देखा है ना, तो कहीं पे ना यूट्यूब पे जाके ना गूगल के ऑफिस का ना टूर देखना कि गूगल की ऑफिस में अ डे इन माय लाइफ एट गूगल ऑफिस। एक बार जाके वो देखना एंड यू विल रियलाइज कि ऑफिस इतने सुंदर हो सकते हैं। मतलब अगर कोई एक बार गूगल के ऑफिस में किसी की जॉब लग जाए ना, फर्क ही नहीं पड़ता उसको कि मेरा पैसा कम है या ज्यादा, क्योंकि इतना सुंदर ऑफिस, इतना अच्छा सब कुछ अंदर होता है ना कि पीपल जस्ट गो देयर फॉर दैट ऑफिस। नौकरी तो करनी है ना कहीं भी, 2 पैसा कम 2 पैसा ज्यादा, पर ऑफिस इतना सुंदर होता है ना कि तुम्हारा दिल करता है रोज कि हाँ मुझे इस ऑफिस में जाना है। ठीक है? देखना एक बार गूगल ऑफिस, अभी नहीं, वीडियो देख लो पहले, ये लेक्चर पूरा करो उसके बाद देखना, ठीक है? अच्छा, अब ये तो सारे हो गए नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव, पर इससे पेट तो नहीं भरता। प्यार से पेट तो नहीं भरता, प्यार से घर तो नहीं चलता, तो तुम्हें पैसा भी चाहिए। तो पैसा देने का भी अलग-अलग तरीका क्या है? सबसे सिंपल तरीका तो है कि भैया सैलरी ही दे दो। अगर सैलरी ही सिंपल दे दोगे और थोड़ा बहुत एनुअल इंक्रीमेंट दे दोगे, तो ऑब्वियसली लोग काम करते रहेंगे। फिर है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव का क्या मतलब है? ज़्यादा काम करोगे, ज़्यादा पैसा मिलेगा। 1 सेकंड। ज़्यादा काम करोगे, ज़्यादा पैसा मिलेगा, कम काम करोगे, कम पैसा मिलेगा। जैसे कि अगर तुमने 5 लाख से ज़्यादा की सेल कराई, तो हर चीज़ पे तुम्हें 10% कमीशन और मिलेगा। फिक्स्ड सैलरी तो है ही, फिक्स तो है ही, उसके ऊपर वेरिएबल भी मिलेगी। बोनस मिलेगा, ठीक है? जब भी कंपनी में कुछ अच्छा होगा, दिवाली पे, हॉलिडे पे, ठीक है? किसी ना किसी चीज़ का तुम्हें बोनस मिलता रहेगा, जो कि तुम्हारी सैलरी से ऊपर होगा, एडिशनल होगा।
व्हिच विल बी आल्सो डिपेंडेंट अपॉन योर परफॉर्मेंस। जो अच्छा काम उसको बोनस उतना ज़्यादा। प्रॉफिट शेयरिंग क्या होता है कि कंपनी बोलती है कि जितना ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का हिस्सा हम अपने एम्प्लॉइज़ के साथ शेयर करेंगे। क्योंकि भैया जो मैनेजमेंट है ना, उसने अकेले ने नहीं कमाया। कंपनी में 1000 लोग काम करते हैं ना, तो हज़ारों ने मिलके काम किया है जिसकी वजह से प्रॉफिट हुआ है। तो कंपनी कहती है कि अगर हमारा प्रॉफिट इस साल 10% बढ़ा, तो जो भी वो एडिशनल प्रॉफिट होगा, उसका इतना-इतना हिस्सा हम अपने एम्प्लॉइज़ में बाँटेंगे। तो एम्प्लॉयी खुश हो जाते हैं कि भैया ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी का होगा तो हमारा भी होगा, तो चलो काम करें। कंपनी के शेयर्स दे देते हैं। ये तो आजकल बहुत आम हो गया है कि कंपनी बोलती है 20 लाख रुपए तो तुम्हें फिक्स मिल जाएँगे और कंपनी के शेयर ऊपर से और मिल जाएँगे। शेयर मार्केट में कंपनी के शेयर बिकते हैं ना, तो कंपनी क्या करती है अपने एम्प्लॉइज़ को बहुत सस्ते रेट पे शेयर दे देती है। एम्प्लॉयी वो शेयर जाके बेचेगा स्टॉक मार्केट में, तो उसको अब प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, अगला है रिटायरमेंट बेनिफिट कि तुम अगर रिटायर हो जाते हो तो उसके बाद तुम्हें पीएफ, पेंशन, ग्रेच्युटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, रिटायरमेंट के बाद ये सब कुछ तुम्हें मिलता है, ठीक है? फिर है परक्विजिट्स। परक्विजिट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि परक्विजिट पे ना एमसीक्यू या कुछ ना कुछ रेगुलरली बनता रहता है। परक्विजिट का मतलब होता है कि तुम्हें ना सीधा कैश नहीं पकड़ाया जाएगा, पर तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसी फैसिलिटी दी जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसी फैसिलिटी दी जाएगी जिसकी वजह से तुम्हारे जो होने वाले एक्सपेंसेस थे वो नहीं होंगे, वो एक्सपेंस कम हो जाएँगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हें रोज़ ऑफ़िस आने-जाने के लिए खर्चा करना पड़ता। देखो ऑफ़िस तो तुमने जाना है, काम भी तुमने करना है, सैलरी भी तुमने लेनी है, लेकिन ऑफ़िस आने-जाने का ना रोज़ तुम्हारा लेट्स से खर्चा होता है ₹200 का, ठीक है? मेट्रो से जाते हो, ये करते हो, वो करते हो, तो तुम्हारा रोज़ का ₹200 का खर्चा होता है। अगर महीने में तुम लेट्स से 20 दिन भी ऑफ़िस जाते हो, ठीक है ना? तो तुम्हारा कितना हो गया ₹4000 का खर्चा हो गया पर महीना आने-जाने का। कंपनी कहती है नहीं, तुम अपने आप नहीं आओगे-जाओगे, कंपनी तुम्हें गाड़ी भेजेगी। तो कंपनी ने क्या तुम्हें पैसा दिया? नहीं दिया। क्या तुम्हें कैश मिला? नहीं मिला। पर वो जो तुम्हारा 4000 का खर्चा होना था, वो बच गया। तो टेक्निकली कंपनी ने तुम्हें ₹4000 दे दिए। टेक्निकली तो यही मतलब हुआ कि तुम्हारे ₹4000 का खर्चा बच गया। ठीक है ना? सो किसी ना किसी तरीके से तुम्हारा खर्चा बच जाए, कोई ऐसी फैसिलिटी मिल जाए, तो उस फैसिलिटी को परक्विजिट बोला जाता है और क्योंकि वो तुम्हारा खर्चा बचा रही है, तो वो तुम्हारे लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव ही तो हुआ। ठीक है ना? जैसे कि मेडिकल एड दे दी, हाउसिंग अलाउंस दे दिया, बच्चों की पढ़ाई का दे दिया, वाई-फाई का बिल दे दिया, ठीक है? तो वो सब परक्विजिट्स भी कंपनीज़ देती हैं। ठीक है? चलो यहाँ पर हमारा मोटिवेशन भी होता है खत्म। ऑलमोस्ट 40 मिनट की तो वीडियो हो गई है, 1.5 घंटे तक का लेक्चर तो ये रहेगा बिकॉज़ बहुत लंबा लेक्चर है, बहुत लंबा चैप्टर है। एज़ आई सेड डायरेक्टिंग एंड मार्केटिंग ये 2 ही बड़े चैप्टर्स हैं, ठीक है? चलो, तो डायरेक्टिंग में अब अगला पढ़ते हैं हम लीडरशिप। लीडरशिप क्या है? एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू मेंटेन गुड इंटरपर्सनल रिलेशन। कहते हैं कि भैया एम्प्लॉइज़ ना अपने आप से काम नहीं करेंगे, उनको एक अच्छा लीडर चाहिए, जो उनको है ना काम अच्छे से सिखा सके, काम अच्छे से करवा सके, है ना? उनसे अच्छे से बात कर सके, एक अच्छा सीनियर चाहिए, तो वो लीडरशिप अच्छी दे दें। लीडरशिप क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर लीडर अच्छा होगा, तो एम्प्लॉयी कॉन्फिडेंट रहेगा कि यार वो मेरे में ना भरोसा करता है, तो मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ूँगा, मैं कॉन्फिडेंटली उसका काम करके दिखाऊँगा। असाइन टास्क लीडर जो है अपने सबॉर्डिनेट को टास्क असाइन करता है और उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देता है कि हाँ तू कर सकता है, कोई नहीं मैं तेरे साथ खड़ा हूं, साथ मिलके करेंगे। ठीक है ना? कोई भी गाइडेंस चाहिए कि सर मुझे ये काम नहीं आता, सर मेरे से नहीं हो रहा, सर मैं ये काम कैसे करूं, सर आप मुझे ये बता दो, वो सारी गाइडेंस आपको लीडर देता है। ठीक है? टीम स्पिरिट डेवलप करना, लड़ाई झगड़ा कुछ भी अगर होगा तो ये लीडर की ही जिम्मेदारी है कि वो सारी टीम को बोले कि लड़ना नहीं है, हम तो साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, तो हम साथ साथ काम करेंगे। तो लीडर ही टीम को एक साथ रखने का काम करता है। ठीक है? मैनेजमेंट और वर्कर के बीच का लिंक कौन होता है? लीडर। वर्कर नहीं सीईओ के पास जाएगा, जो लीडर है तुम्हारा वो तुम्हारी सारी खबर लेके ऊपर जाएगा। तो एक लिंक है ऊपर और नीचे। और अगर कोई चेंजेस लाने हैं कंपनी में, तो ये लीडर ही है जो अपने लोअर लेवल मैनेजमेंट को बोलता है कि ये चेंज करना है, ऐसे-ऐसे करना है, इतनी देर में करना है और फिर करवाता है सारे चेंजेस। और इसी की लीडर की ही ज़िम्मेदारी होती है कि वो सारे चेंजेस को देखे कि हाँ, चेंज सही से हो रहा है, कि चेंज सही से नहीं हो रहा है। ठीक है? अच्छा, अगला है क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर। अब लीडर कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो जो लीडर है, उसमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो अपनी बात मनवा सके, अपना काम निकलवा सके, उसमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए और उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई मैं हूँ, मैं अच्छा हूँ, मेरे में हिम्मत है, मैं काम कर सकता हूँ, इसीलिए तो लीडर हूँ। कई बार लोग खुद ही डरते हैं, यार मैं ये काम कैसे बोलूँ? मतलब मैं तो खुद पर्सनली थोड़ा ऐसे होती हूँ कि मेरे से अपने एम्प्लॉयी से काम नहीं करवाया जाता। मैं मेरे में पर्सनली ये चीज़ है कि मुझे ना
लगता है कि छोड़ यार मैं क्या उसको बोलूँ बेचारे को, है ना? मैं कई बार ऐसा मैं करती हूँ। तो लीडर में खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं यार, मैंने अच्छा कुछ किया है तभी तो लीडर बना हूँ, ऐसे ही थोड़ी लीडर बन गया और अब लीडर हूँ तो काम करवाऊँगा। तो ताकत होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालूँगा। इनिशिएटिव, लीडर अपने आप से ऑन अ डेली बेसिस देखे कि कौन सा काम क्या सही होगा, गलत होगा, अपने आप से कुछ नया-नया करे और अपने एम्प्लॉयी से भी करवाए, ठीक है? डिसाइसिव होना चाहिए, लीडर को डिसीजन लेने होते हैं बहुत सारे और अगर वो कंफ्यूज हो गया यार ऐसा करूं कि नहीं, वैसा करूं कि नहीं, ये करूं कि नहीं, अगर लीडर खुद ही डिसीजन नहीं ले पाएगा तो लोगों को क्या बताएगा? तो लीडर को ना बहुत क्लियर होना चाहिए कि ये इसका प्रोज एंड कॉन्स, उसका प्रोज एंड कॉन्स और क्या डिसाइड करना है, फटाक से डिसीजन ले ले, ठीक है? लीडर में एम्पैथी भी होनी चाहिए। एम्पैथी मतलब कि तुम्हें लोगों की प्रॉब्लम्स को भी समझना चाहिए। तुम इतने हार्श नहीं हो सकते कि सामने वाले ने बोला सर मैं बीमार हूँ और तुम बोलो अबे बीमार ही जाए भाड़ में, मेरा काम करके दे। नहीं, अगर कोई जेन्युइनली बोल रहा है, अगर किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम है तो समझो। इमोशनल भी होना चाहिए, दूसरों के इमोशन की कदर भी होनी चाहिए। तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए कि तुम एक लीडर हो, तुम्हारे कंधों पे बहुत ज्यादा बोझ है, तुम्हें वो बोझ उठाना है, तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस होनी चाहिए तुम्हारी, ठीक है? कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए कि जहाँ प्यार करना है प्यार करो, गुस्सा करना है गुस्सा करो, डांटना है डांटो, पनिशमेंट देनी है दो। हर तरीके की कम्युनिकेशन स्किल तुम्हें आनी चाहिए। ग्रुप में कैसे प्रेजेंट करना है वो भी बताओ, वन टू वन कैसे बात करनी है वो भी पता हो, ठीक है? मोटिवेट करना आना चाहिए लोगों को कि भैया तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है। मैं बहुत अच्छा मोटिवेट करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, मुझ में ये स्किल बहुत अच्छा है। और उसको काम की फुल नॉलेज होनी चाहिए। मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं एक एडिटर रखती हूँ और उसे बोलती हूँ वीडियो एडिट करके दे और मुझे खुद को 1% भी नहीं आता कि वीडियो एडिट क्या कैसी होती है, क्या होती है, तो वो कुछ भी करके दे देगा ना, मुझे पता ही नहीं चलेगा। तो मुझे खुद को आना चाहिए। तो दैट इज़ व्हाई आई एटलीस्ट एन्श्योर कि मैं किसी भी एम्प्लॉयी को रख रही हूँ ना, पहले मुझे आता हो। मुझे इतनी डिटेल्ड वीडियो एडिटिंग आती है, पहले मैंने खुद सीखी है, फिर मैंने एम्प्लॉयी रखा है। मुझे एम्प्लॉयी तो रखना ही था, मुझे खुद को एडिटिंग करनी ही नहीं थी। बट आई वांटेड कि पहले मुझे आती हो, तभी मैं एम्प्लॉयी रखूँ, क्योंकि फिर मुझे पता तो होना चाहिए कि इसने सही किया या गलत, इसने कम टाइम लगाया या ज़्यादा, कम पैसे माँगे या ज़्यादा, ठीक है ना? तो लीडर को खुद को काम आना चाहिए, ठीक है? चलो, तो ये तो हो गए क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर। अब बात आती है कि लीडरशिप स्टाइल कौन-कौन से हमारे हो सकते हैं। तो हमारे मेजरली 3 तरीके के लीडरशिप स्टाइल हो सकते हैं। मैं आपको पहले ये दिखा देती हूँ। मेजरली 3 तरीके के लीडरशिप स्टाइल होते हैं। एक होता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, जिसके अंदर सारी पावर किसके पास होती है? लीडर के पास होती है। एम्प्लॉयी के पास कोई पावर नहीं होती। वो बेचारा चुपचाप बैठ के सुनता है, करता है, सुनता है, करता है, सुनता है, करता है। वो बोल ही नहीं सकता। वो कुछ बोल नहीं सकता, उसके पास कोई पावर नहीं है। फिर आती है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, जिसको डेमोक्रेटिक भी बोलते हैं, जिसमें एम्प्लॉई और लीडर दोनों के पास पावर होती है। इसके पास अपने काम की पावर होगी, इसके पास अपने काम की पावर होगी। वो अपने लेवल पे डिसीजन लेगा, वो अपने लेवल पे डिसीजन लेगा। हाँ, ये इसका ऑब्वियसली लीडर है तो इसके पास ज्यादा पावर होगी, शायद इसके पास कम पावर होगी, इसके पास बड़े मैटर्स की पावर होगी, इसके पास छोटे मैटर्स की पावर होगी, पर होगी। अपने अपने काम की पावर दोनों के पास होगी, ठीक है? अगला मेरे पास आता है लेजिस फेरे, फ्री स्टाइल लीडरशिप। इसके अंदर सारी पावर एम्प्लॉई के पास होती है। मतलब इसके अंदर लीडर बोलता है कि भाई यार देख, मेरे को ना ये काम चाहिए। मतलब मैंने बोला है कि भाई देख, मेरे को ना चाहिए कि वीडियो एडिटिंग करनी है, ठीक है? अगर मैं वीडियो एडिटर रखती हूँ और मैं बोलती हूँ वीडियो एडिटर को कि ना, मतलब इन तीनों में से कैसे काम कराऊँ? इसमें तो मैं बोलूँगी कि देख, ये एक रील है, 1 मिनट की रील है। इस 1 मिनट की रील में ना पहले 5 सेकंड ये होना चाहिए, अगले 5 में ये, फिर ये, फिर ये। एक-एक चीज़ मैं बता रही हूँ कि एग्ज़ैक्टली ये ऑडियो हो, ये स्टाइल हो, ये ट्रांज़िशन हो, ये ऐसा हो, ये ऐसा हो, हर चीज़ मैंने बताई है। मतलब 1 मिनट के हर 5-5 सेकंड का मैंने बताया है। तो वो ऑटोक्रेटिक था। इसमें मैंने क्या कहा था कि यार देख, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक? फिर एडिटर बोलेगा नहीं मैम ये ना ऐसे अच्छा लगेगा। फिर मैं बोलूँगी अच्छा चलो करके देखते हैं। चलो आप अपना बताओ, मैं अपना बताती हूँ। फिर वो करेगा, फिर मैं अपना बताऊँगी यार नहीं ये ऐसा अच्छा लग रहा है। वो कहेगा नहीं ये ऐसा अच्छा लग रहा है। दोनों साथ मिलके डिसीजन लेंगे। और लेज़िस फेरे में मैं क्या बोलूँगी, यार देख, ये रील है, ठीक है? तू तुझे अकल है पड़ी, तू इतने सालों से एडिटिंग करता है, तुझे सब पता है। तू मुझे बना के दे दे, मैं पोस्ट कर दूँगी। मेरे को झंझट ही नहीं चाहिए, मेरे को कोई टेंशन नहीं चाहिए। तुझे करके देना है तू दे दे बस। मेरे को 2 दिन में दे दे बस। मैं डेडलाइन बताऊँगी, काम बताऊँगी बस। अब वो कैसे मर्ज़ी करे, कोई भी स्टाइल लगाए, कुछ भी करे, वो उसकी मर्ज़ी। मेरे को ब्लाइंड ट्रस्ट है उस पे।
मेरे को पता है कि वो ट्रेन्ड है, मेरे को पता है वो गलती नहीं करेगा, उसको पता है मुझे क्या चाहिए और वो करके दे देगा। फुल पावर एम्प्लॉयी के पास है, लीडर अपना लगा हुआ है, अपने काम कर रहा है, लीडर इसको तंग ही नहीं करता। जब तक एम्प्लॉयी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको डाउट नहीं है, तब तक वो यहाँ नहीं जाएगा, तब तक वो अपना काम खुद से करता रहेगा, ठीक है? सो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या है? सबसे पहले ऑटोक्रेटिक की बात करें, मैनेजर के पास सारी पावर होती है, वो नीचे वालों से बात तक नहीं करता, ठीक है? और स्टाफ को बस ओबे करना होता है बिना पूछे कि सर ऐसा क्यों? नहीं, करना है तो कर भाई, मैं क्यों बताऊँ ऐसा क्यों? मैं तेरा लीडर हूँ, मैं नहीं बताऊँगा कैसे करना है, ठीक है? ये कब होता है? जब स्टाफ को अकल नहीं होती और टाइम बहुत कम होता है। पर इसमें स्टाफ जो है टेंस्ड रहता है, स्टाफ जो है खुश नहीं रहता, मोरल डाउन रहता है, स्टाफ छोड़ के चला जाता है। इसके अंदर क्या होता है, स्टाफ को बोला जाता है कि तुम भी डिसीजन मेकिंग करो। स्टाफ को इन्फॉर्म किया जाता है हर चीज़ के बारे में, स्टाफ को पूछा जाता है हर चीज़ के बारे में, ठीक है? ये कब होता है? जब स्टाफ को अफ़ेक्ट होगी जो चीज़ें, उन चीज़ों में स्टाफ से पूछना चाहिए और आपको स्टाफ को भी डेवलप करना है, उनमें भी जॉब सैटिस्फैक्शन लानी है, तब ये होता है। लेकिन ये कब यूज़ नहीं होता? जब इतना टाइम ही नहीं है कि सबसे पूछा जाए, तब ये यूज़ नहीं होता, ठीक है? और जब मैनेजर को डर है कि मैं इससे पूछूँगा ना, तो ये मेरे सिर पे चढ़ जाएगा, ठीक है? तो तब मैनेजर इसको यूज़ नहीं करता। लेजिस फेरे क्या होता है? लेजिस फेरे क्या होता है? लीडर ने फुल फ्रीडम दे दी है और लीडर कोई पावर नहीं यूज़ कर रहा। ये मोस्टली ऑन द ग्रुप, इट डिपेंड्स ऑन द ग्रुप टू एस्टैब्लिश इट्स ओन गोल एंड वर्क ऑन इट्स प्रॉब्लम। तो एम्प्लॉयी जो है वो खुद से अपना पूरा काम करेगा, ठीक है? और ये कब यूज़ होता है? जब वर्कर ट्रस्टवर्दी है, नॉलेजेबल है, हाइली स्किल्ड है। मैंने बोला ना यार तू इतने सालों से एडिट कर तो रहा है, तेरे को सब पता तो है, मैं क्या रोज़-रोज़ बताऊँ? तब ये यूज़ होता है, ठीक है? वर्कर को भी पता है कि हाँ, मेरे को सब आता है। ठीक है? और कब यूज़ नहीं करना चाहिए? इफ मैनेजर कैन नॉट प्रोवाइड रेगुलर फीडबैक। अगर मैनेजर के पास फीडबैक देने का टाइम नहीं है ना, तो ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, जब तक एम्प्लॉयी खुद से कर रहा है, कर रहा है। अगर एम्प्लॉयी को डाउट है, कुछ भी है, तो एम्प्लॉयी पूछेगा, ठीक है ना? और जब मैनेजर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्केप कर रहा है, फिर ये पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा, ठीक है? तो ये ओवरऑल क्या है, मेरे 3 तरीके के लीडरशिप स्टाइल्स हैं। चलें आगे? चलें आगे, लास्ट उस पे, लास्ट मेरा क्या है, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तुम्हें पता ही है, 2 लोग आपस में बात करें, तो उसे कम्युनिकेशन बोलते हैं। एंड कम्युनिकेशन के हमारे बेसिकली बैरियर्स होते हैं अलग-अलग तरीके के। वो जो बैरियर्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में से, क्योंकि उन बैरियर पे एमसीक्यू तो बन ही सकता है, बट केस स्टडीज बहुत ज़्यादा बनती हैं, ठीक है? मैंने अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियोज़ में केस स्टडीज करवाई हुई हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है? मैं व्हाट्सएप पे भी डेली बेसिस पे बहुत केस स्टडीज डालती रहती हूँ, तो वहाँ से भी तुम एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, ठीक है जी? जल्दी से कम्युनिकेशन करते हैं, आई थिंक अगेन 20 मिनट्स का तो होगा ही ये टॉपिक, ठीक है? कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब है कि 2 लोग आपस में अपने आइडियाज़, ओपिनियंस, फैक्ट्स, इन्फॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस, हर चीज़ को आपस में एक्सचेंज करें। लोग अपने मैसेजेस को आपस में एक्सचेंज करें। क्या-क्या चेंज करेंगे? वर्ड्स के फॉर्म में, बोल के, पिक्चर दिखा के, एक्शन के थ्रू, जेस्चर्स के थ्रू, हैंड मूवमेंट्स के थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू तो तुम कम्युनिकेशन कर सकते हो 2 लोग आपस में, ठीक है? कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले एक सेंडर होता है। सेंडर वो इंसान होता है जिसको कोई मैसेज भेजना होता है। मैं वीडियो डाल रही हूँ ना, मैं सेंडर हूँ, क्योंकि मेरे को अपनी पढ़ाई तुम्हें देनी है। सो आई एम द सेंडर हू सेंड्स द मैसेज, ठीक है? फिर मैं एक मैसेज बनाती हूँ। मेरा मैसेज क्या है, व्हाटएवर आई एम एक्सप्लेनिंग, ठीक है ना, माय आइडियाज, फीलिंग्स, सजेशंस, ऑर्डर, ठीक है, वो मैं इनको देना है। इसको मैं एनकोड कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एनकोड किस में कर रही हूँ, मेरे आइडिया को हिंदी लैंग्वेज में एनकोड कर रही हूँ, ओरल हिंदी लैंग्वेज में एनकोड कर रही हूँ मैं अपने मैसेज को। सो कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू वर्ड्स, पिक्चर्स, जेस्चर्स, ठीक है, साथ में मैं जेस्चर कर रही हूँ, साथ में मैं पीपीटी दिखा रही हूँ। सो आई एम एनकोडिंग माई नॉलेज इन हिंदी लैंग्वेज विद हैंड मूवमेंट्स विद अ पीपीटी, ठीक है? मीडियम मेरे पास क्या है, सोशल मीडिया, यूट्यूब, ऑनलाइन, इंटरनेट, ठीक है? तो अलग-अलग मीडिया हो सकते हैं अपने मैसेज को भेजने के लिए। कॉल हो सकती है, वन टू वन क्लासेस हो सकती हैं, घर आके पढ़ाई हो सकती है, ऑफलाइन क्लासेस हो सकती हैं। उस सारे मीडियम में से मैंने क्या चूज़ किया, यूट्यूब, ठीक है ना? फिर है डिकोडिंग। अब तुम लोग सुन तो सब लोग सेम ही रहे हो, मैं सबको सेम बात सुना रही हूँ, लाखों लोग सेम चीजें सुन रहे हैं, पर हर इंसान उसको अलग तरीके से डिकोड करेगा, हर इंसान अलग तरीके से समझेगा, हर इंसान के दिमाग में जो पिक्चर बन रही होती है ना, जब भी मैं कुछ समझा रही हूँ वो पिक्चर अलग बन रही होती है। सो एवरीवन डिकोड्स इट इन देयर लैंग्वेज विद देयर अंडरस्टैंडिंग, जो भी उनको सिंबल्स समझ आते हैं उस हिसाब से वो डिकोड करते हैं। डिकोड कौन करता है, रिसीवर। तुम जो डिकोड कर रहे हो, तुम कौन हो, रिसीवर, क्योंकि तुमने मेरी कम्युनिकेशन को रिसीव किया है।
और फिर तुम मेरे को देते हो कमेंट सेक्शन में जाके फीडबैक कि हाँ, अच्छा था, बुरा था, समझ आया कि नहीं आया, ठीक है ना? और इस पूरे प्रोसेस में हमारे पास क्या होती है, एक नॉइज़ भी इस पूरे प्रोसेस में होती है, ठीक है? नॉइज़ भी पूरे प्रोसेस में होती है। नॉइज़ का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ बीच में प्रॉब्लम आएगी। बहुत बार होता है तुम्हारा इंटरनेट नहीं चल रहा, मेरी वीडियो खराब हो गई, हाय हो ना यार, बहुत लंबी वीडियो है, मत खराब होना। मेरे साथ तो बहुत बार हो चुका है, 50 मिनट की 1 घंटे की वीडियो बनाई, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, तो बहुत प्रॉब्लम्स ऐसे चलती रहती हैं, ठीक है ना? सो वो नॉइज़ चलती रहती है। सिंबल तुम्हें मेरे समझ नहीं आए, तुम्हें टेलीफ़ोन कनेक्शन पुअर था, तुम सुन ही नहीं रहे थे, साथ-साथ चैटिंग कर रहे थे, वो लेक्चर चलता जा रहा है, ठीक है ना? फॉल्टी डिकोडिंग, तुमने अच्छे से डिकोड ही नहीं किया, तुम्हें अच्छे से तुमने उस पे ध्यान नहीं दिया, अच्छे से सुना नहीं, अटेंशन नहीं दिया, ठीक है ना? या तुम्हें अच्छे से समझ नहीं आया, मैंने कुछ और बोला, तुमने कुछ और समझ लिया, तो ये सारी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। तो ये है मेरा पूरे का पूरा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है? तुम देख सकते हो, एक सेंडर होता है जिसके दिमाग में कुछ खुराफात आता है, फिर वो उस खुराफाती मैसेज को एनकोड करता है अपनी भाषा में, किसी एक माध्यम के थ्रू रिसीवर तक भेजता है, रिसीवर उसको डिकोड करता है अपनी भाषा में, और फिर रिसीवर क्या करता है, डिकोड करके फीडबैक देता है वापस से, फीडबैक किसको देता है, वापस से सेंडर को। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान किसी ना किसी स्टेज पे कुछ ना कुछ फीडबैक कुछ ना कुछ नॉइज़ चलती रहती है, कहीं न कहीं गलती हो सकती है। ठीक है जी? चलें आगे। कम्युनिकेशन की टाइप्स क्या-क्या हो सकती हैं? कम्युनिकेशन फॉर्मल हो सकती है, जो एक कंपनी के अंदर होती है, इनफॉर्मल हो सकती है, जो दोस्तों के बीच में होती है, वर्टिकल हो सकती है, हॉरिज़ॉन्टल हो सकती है। वर्टिकल क्या होती है? ऊपर-नीचे, हॉरिज़ॉन्टल क्या होती है? ऑन द सेम लेवल। हॉरिज़ॉन्टल क्या होती है? ऑन द सेम लेवल, ठीक है? तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? इट फ्लोज़ थ्रू द ऑफिशियल चैनल डिज़ाइन्ड इन द ऑर्गनाइज़ेशन, जैसे कि तुमने स्केलर चेन पढ़ा था कि स्केलर चेन के थ्रू कम्युनिकेशन होती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाती है, ठीक है ना? ये टेक प्लेस करती है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में या फिर सेम लेवल के लोगों के बीच में। सुपीरियर सबऑर्डिनेट में होती है वर्टिकल, सेम लेवल के लोगों के बीच में क्या होती है? हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना? अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या है? सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर से बात कर रहा है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या है? ऊपर वाला नीचे सबऑर्डिनेट से बात कर रहा है। हॉरिजॉन्टल क्या है? टेक प्लेस बिटवीन वन डिवीजन एंड अनदर। मतलब टीचर सारे आपस में जब बात कर रहे हैं तो सारे टीचर सेम लेवल पे हैं। लेकिन अगर एक टीचर अपने ब्रांच के हेड से बात कर रहा है तो वो वर्टिकल होगा, ठीक है ना? फॉर्मल कम्युनिकेशन के अलग-अलग तरीके हो सकते हैं जो कि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, सीबीएसई में नहीं है, सीयूईटी में है। अगर तुम्हारे स्टेट बोर्ड में है तो पीपीटी से देख सकते हो, अगर तुम्हारे सीयूईटी में है तो भी तुम देख सकते हो। सिंगल चेन है, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, सर्कल है, सारे आपस में बात कर रहे हैं, व्हील है कि सब लोग एक सेंट्रल पोजीशन के साथ बात कर रहे हैं, सेंट्रलाइज्ड है ना, कि इसके पास ये पावर तो हर कोई सिर्फ उससे बात करेगा, आपस में ये लोग बात नहीं कर सकते। फ्री फ्लो है, कोई भी किसी से कभी भी कैसे भी बात कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इन्वर्टेड भी है कि ये सब लोग आपस में भी बात कर सकते हैं और ये सब लोग एक सेंट्रल पोजीशन से भी बात कर सकते हैं, ठीक है? तो अलग-अलग नेटवर्क्स होते हैं, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसलिए मैं इस पे बात नहीं करूँगी, बट अगर आपको ये देखने हैं तो आप जा कर के पीडीएफ से देख सकते हैं, ठीक है जी? अलग-अलग तरीके के नेटवर्क्स होते हैं। डिफरेंस फॉर्मल इनफॉर्मल का क्या है? फॉर्मल में एक एस्टैब्लिश्ड लाइन ऑफ कमांड होती है। एक एस्टैब्लिश्ड तरीका होता है कि कैसे, कौन, कब, किससे कितनी बात करेगा। इनफॉर्मल में जिसका दिल आता है उसको मैसेज करो, कौन रोक रहा है तुम्हें? जो मर्ज़ी करो, ठीक है? फॉर्मल रिटन में होती है मोस्टली, मोस्टली ईमेल के थ्रू होती है। यहाँ पे तुम्हारा जो दिल करे वो करो, कॉल करो, इंस्टाग्राम करो, व्हाट्सएप करो, स्नैपचैट करो, फेसबुक करो, जो अच्छा लगे वो करो, तुम्हारी श्रद्धा, ठीक है? स्पीड, ये यूजुअली स्लो होती है। यूजुअली ये स्लो होती है कि पूरी ईमेल बनवाओगे चैट जीपीटी से, लिखवाओगे, फिर भेजोगे, फिर वो ईमेल पढ़ेगा, फिर सोचेगा, फिर जवाब देगा। इसमें क्या है भैया, अभी दिल आया, अभी फ़ोन मिलाता हूँ, इसको अभी देखता हूँ ये कहाँ पे है, ठीक है ना? तो ये बहुत फ़ास्ट है, जब दिल दिल किया लिख दो यार, चैट जीपीटी से थोड़ी लिखवाओगे, है ना? कि इसको कैसे मैसेज करना है दोस्त को। यहाँ पे रिकॉर्ड रखे जाते हैं क्योंकि सारा कुछ ईमेल के थ्रू होता है और ईमेल पड़ी रहती है हमेशा के लिए। ये इसमें कोई फॉर्मल रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता, चैट डिलीट हो गई, ब्लॉक हो गए, कुछ भी हो गया, है ना? इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करी जा सकती है, इसमें नहीं फिक्स करी जा सकती। कब किसने किसको बोला क्या पता? स्कूल में इतने तुम अफ़वाहें फैलाते हो, किसने शुरू करी पता ही नहीं, ठीक है ना? तो यहाँ पे र्यूमर हो सकते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, फॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं होता। फॉर्मल पूरा प्लान्ड होता है, सिस्टमैटिक होता है, ये नहीं होता, ठीक है? बस दैट्स इट। चलो लास्ट टॉपिक मेरे पास क्या आता है, कम्युनिकेशन बैरियर्स का, कि भैया क्या-क्या प्रॉब्लम्स, क्या-क्या बैरियर्स आ सकते हैं हमारी पूरी इस कम्युनिकेशन की जर्नी में, कहाँ-कहाँ हमें नॉइज़
का सामना करना पड़ेगा, कहाँ-कहाँ हमें दिक्कत हो सकती है। तो टोटल 4 प्रॉब्लम्स हो सकती है, सिमेंटिक बैरियर, पर्सनल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर। देखो, अब एक-एक करके पहले मैं इनका मतलब समझा देती हूँ, लिख लेना। सिमेंटिक बैरियर का मतलब होता है, तुमने ऊपर पढ़ा है ना, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, उसके अंदर तुम एन्कोडिंग करते हो, तुम डिकोडिंग करते हो प्रोसेस में। तो देखो बेटा, जब तुम एन्कोड कर रहे हो या जब तुम डिकोड कर रहे हो, अगर इन दोनों में से किसी भी एक स्टेप पे तुम्हें प्रॉब्लम फेस हो, तो उसको सिमेंटिक बैरियर बोला जाता है। अगर तुम एन्कोडिंग या डिकोडिंग की स्टेज पे प्रॉब्लम फेस करो, तो दैट इज सिमेंटिक बैरियर, ठीक है? मैंने बोला ही सही तरीके से नहीं, या मैंने बोला कुछ और, तुमने समझ कुछ और लिया, तो एन्कोडिंग डिकोडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। पर्सनल बैरियर है किसी इंसान, किसी व्यक्ति की प्रॉब्लम है, मैं इंसान ही खराब हूं, तो मैं प्रॉब्लमैटिक हूं। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर मतलब मेरी जो कंपनी है, कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में कोई बैरियर है। साइकोलॉजिकल बैरियर मतलब तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है? तो या तो तुम्हारी एनकोडिंग डिकोडिंग खराब है, या तुम इंसान ही खराब हो, या तुम्हारी कंपनी खराब है, या तुम्हारा दिमाग खराब है, ठीक है? इन चारों में से कोई एक चीज खराब होने पे तुम्हें बैरियर हो सकता है, तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चारों में से क्या क्या मतलब है, एक एक करके पढ़ते हैं। सिमेंटिक बैरियर क्या है? एनकोडिंग डिकोडिंग की प्रॉब्लम है, ठीक है? सबसे पहले सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। हर चीज का अलग मतलब हो सकता है, हर लैंग्वेज में, हर सिटी में, हर स्टेट में, स्पेशली इन इंडिया वी आर सो डाइवर्स कि हर चीज का अलग मतलब हो सकता है। अगर मैं ऐसा करूं तो किसी के लिए थम्स अप है, किसी के लिए इसका मतलब है यस, तो किसी के लिए इसका मतलब हो सकता है नो, ठीक है? इसका अलग मतलब हो सकता है। तुम वो करते हो ना धमशराज, तो धमशराज में कोई इसको इंग्लिश बोलता है, कोई इसको हिंदी बोलता है, इसको पंजाबी, है ना, न्यू, ओल्ड, वेरी ओल्ड। तो ये सारे सिंबल्स का सबके लिए अलग मीनिंग हो सकता है, ठीक है ना? तो वर्ड्स के हर एक सिंबल के अलग अलग मतलब हो सकते हैं। अच्छा, कई लैंग्वेजेस में क्या होता है ना, ऐसा करोगे तो यस माना जाता है, कई में तुम ऐसा ऐसा करोगे तो नो माना जाता है, ठीक है? तो तुम्हारे जो भी तुम सिंबल्स कर रहे हो, है ना, जो भी जेस्चर कर रहे हो, बॉडी लैंग्वेज कर रहे हो, उन सबका अलग मीनिंग हो सकता है, ठीक है? जो भी इमोजीज तुम लगाते हो, जो भी इमोजीज तुम लगाते हो, उनका अलग अलग मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसे हाथ जोड़ रही हूँ, हाथ जोड़ने वाला जो ब्लू वाला इमोजी होता है, ऐसा है ना, उस ब्लू इमोजी का सबके लिए अलग मतलब है। कोई इसको नमस्ते बोल रहा है, कोई कह रहा है भाई मेरे हाथ जोड़ दिए, मेरे साथ बात मत कर, मैंने हाथ जोड़ दिए, स्टॉप इट, है ना? सबके लिए अलग मतलब हो सकता है इस चीज का। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि इसका मतलब होता है हाई फाइव, कि ये भी हाथ जोड़ा, ये भी हाथ जोड़ा, तो तुम हाई फाइव कर रहे हो। तो ये इमोजीज के सबके अलग मतलब होते हैं, ठीक है? फिर है अनक्वालिफाइड एजम्पशन। तुमने पहले ही अज्यूम कर लिया कि इसके तो ऐसे ऐसी बात है। मतलब मेरे साथ, हमारे साथ ये चीज बहुत होती है। देखो, कोई भी इंसान जब नया नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं, 3 से 4 साल लगते हैं यूट्यूब पे ग्रो होने के लिए, ठीक है? दैट डजेंट मीन कि तुम खराब हो, दैट डजेंट मीन कि तुम्हारा कंटेंट खराब है। बट अगर यूट्यूब मेरा कंटेंट तुम्हें दिखाए ना, तुमने सर्च किया चैप्टर डायरेक्टिंग, मेरी वीडियो ऊपर आई ही नहीं, क्यों नहीं आई? क्योंकि यूट्यूब को पता ही नहीं कि तुम मेरी वीडियो मांग रहे हो, तो यूट्यूब ने नहीं दिखाई। तो मेरी वीडियो पे व्यूज भी कम आए, तो क्या इसका मतलब है मेरी वीडियो खराब है? ऐसा नहीं है। तो बच्चे कई बार अज्यूम करते हैं ज्यादा व्यूज मतलब ज्यादा अच्छा, कम व्यूज मतलब कम अच्छा। ऐसा नहीं होता। ज्यादा व्यूज मतलब वो टीचर 8-10 साल से पढ़ा रहा है, कम व्यूज मतलब इन्होंने नया नया यूट्यूब शुरू किया है, ये मतलब होता है। तो हर कोई अपना अलग अलग असम्पशन बना के चलता है कि भैया ये तो ऐसा ही होगा, ये तो बहुत रूड इंसान है, ये तो ऐसा ही होगा, ये तो बहुत रोतलू इंसान है, ये तो ऐसा ही होगा, है ना? ऐसा नहीं होता। अगर तुम अंदर जाके देखोगे तो चीजें बहुत अलग हो सकती है, असम्पशन मत लो। बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर मैंने बता दिया कि ऐसे करना, हर चीज का अलग मतलब होता है हर भाषा में, ठीक है? चलो, अगला है लैंग्वेज ट्रांसलेशन। ये तो बहुत सिंपल है। तुम्हें मेरी लैंग्वेज नहीं समझ आई, मेरे को तुम्हारी नहीं आई। अब मैं तुम्हें पंजाबी में कुछ भी बोल दूं, ठीक है, तो तुम्हें नहीं समझ आएगी मेरी लैंग्वेज। अच्छा, पंजाबी लैंग्वेज वैसे भी इतनी लाउड है, इतनी लाउड है कि पंजाबी में अगर हम पंजाबी लोग अगर नॉर्मल भी बात करते हैं तो लोगों को लगता है तो लड़ाई कर रहे हैं। मेरे एसआरसीसी वाले दोस्त मुझे पंजाबी में, जब मैं घर पे बात कर रही होती हूँ, वो सुनते हैं, लाइक यार तुम लड़ क्यों रहे हो? एंड आई वाज लाइक नहीं भाई, ये तो हमारा नॉर्मल है, पंजाबी लैंग्वेज है ही ऐसी, ठीक है? तो अब लैंग्वेज की वजह से बहुत बैरियर्स होते हैं, ठीक है? फिर है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। फिर है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, कि मैसेज हमने एक्सप्रेस ही गलत तरीके से किया है। मतलब ये तो बहुत बार होता है तुम्हारे साथ, यार हमारे में कम्युनिकेशन गैप हो गया, तुम कुछ और बोलना चाहते थे, उसने कुछ और समझ लिया और मुंह पे थप्पड़ मार दिया। तुम तो कुछ और बोल रहे थे, उसने कुछ और समझ लिया। तो तुम्हारा मैसेज ही तुमने अच्छे से क्लियर नहीं किया था, है ना? तुमने डरते बोलना कुछ और था, बोल के कुछ और ही आ गए, तो गलत एक्सप्रेस कर दिया अपने मैसेज को।
ठीक है? टेक्निकल वर्ड्स तुमने गलत तरीके से यूज़ कर लिए। अब तुम लोग अब छोटे बच्चे हो, 12th के बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता टेक्निकल चीज़ें, जो मैंने एसआरसीसी जाके सीखी हैं। अब अगर मैं वो टेक्निकल वर्ड्स बोलने लग गई, तुम बोलोगे यार ये क्या बकवास कर रही है मैडम, ये हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या बोल रही हैं, ये कौन-सी भाषा में बोल रही हैं। सो यू विल नॉट अंडरस्टैंड द टेक्निकल वर्ड्स, राइट? एंड व्हिच इज़ व्हाई अगेन हमारा कम्युनिकेशन बैरियर होगा। तो एनकोडिंग डिकोडिंग के स्टेज पे लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज हो सकता है, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसका एक्रोनियम हमारे पास क्या है? सबलेट। इसका एक्रोनियम हमारे पास क्या है? सबलेट, ठीक है? सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स, अनक्वालिफाइड assumptions, बॉडी लैंग्वेज, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज एंड टेक्निकल वर्ड लैंग्वेज, ठीक है? तो ये सारे आपके सिमेंटिक बैरियर हो सकते हैं। फिर है साइकोलॉजिकल, साइकी तुम्हारा दिमाग। अगर तुम्हारा दिमाग ही खराब है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर है। दिमाग के अंदर क्या है भैया? तुम्हारे इमोशनल साइकोलॉजिकल स्टेटस की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है, या तो सेंडर का दिमाग खराब है या तो रिसीवर का दिमाग खराब है, ठीक है? कैसे भैया? लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। अब तुम्हें मैं कितना ही कुछ बताती रहूं बताती रहूं बताती रहूं, तुम याद ही नहीं रखते हो। तुम्हारे दिमाग में तो चल रही है उसकी बातें कि उसने क्या बोला। उसका तो एक एक चीज याद है कि उसने कब पहली बार देखा, कब पहली बार मैसेज किया, कब पहली बार बात की, कब ब्लॉक किया। उसका तो एक एक दिन याद है, एक एक डेट याद है, एक एक टाइम याद है। मैडम ने जो बोला है वो याद ही नहीं है, तो तुम्हारा दिमाग खराब है भैया कि तुम मेरी बताई चीजें याद नहीं कर रहे हो। तो तुम्हारा पुअर रिटेंशन है, तुम्हारे दिमाग में याद ही नहीं रहता मैसेज क्या था। इन अटेंशन, अटेंटिवली तुमने सुना ही नहीं, फिर से तुम्हारा दिमाग तो कहीं और ही लगा हुआ है। तो मैं कुछ बोल रही हूँ, तुम अटेंटिवली सुन नहीं रहे हो, तो इनअटेंशन है। मिसट्रस्ट है, तुम सामने वाले पे भरोसा ही नहीं करते हो। अगर एक बार किसी ने तुम्हारा भरोसा तोड़ दिया, तो दूसरी बार तुम उस पे भरोसा करोगे ही नहीं, चाहे वो कितना ही सच्चा हो, चाहे वो कितना ही अच्छा बोल रहा हो। तो तुम्हारे दिमाग में तो पहले ही डिस्ट्रस्ट बैठा हुआ है, ठीक है? अर्ली एस्टिमेशन, तुमने पहले ही सोच लिया कि ये तो इंसान ऐसा ही है। अगेन वही बात है कि अगर हमारे व्यूज कम हैं, तुमने पहले ही सोच लिया अरे व्यूज कम है तो मतलब अच्छा नहीं होगा। अरे अंदर जाके देखो, 5 मिनट 10 मिनट सुनो, देन यू विल रियलाइज कि अच्छा है कि नहीं। देन यू विल मेक अ डिसीजन कि अच्छा है कि नहीं, ठीक है ना? तो तुमने पहले ही एस्टिमेट कर लिया, तो इसका एक्रोनियम क्या हो गया? लाइम, ठीक है? तो ये हो गए साइकोलॉजिकल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर मतलब तुम्हारी कंपनी में एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, क्लाइमेट अच्छा नहीं है, कंपनी का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, अथॉरिटी रिलेशंस अच्छे नहीं है, रूल्स अच्छे नहीं है, कुछ तो कंपनी में प्रॉब्लम है। जैसे पहला है स्टेटस, मतलब मान लो मैं तुम्हारी मैनेजर हूँ और मेरे अंदर ना ईगो भरी हुई है कि भाई मैं तो टॉप लेवल की हूँ, मैं तुमसे अच्छी हूँ, तो मैं अपने उसमें अंधी हो चुकी हूँ स्टेटस में, तो मैं तुमसे काम करवा ही नहीं पाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ मिलके काम नहीं कर पाऊंगी। तो अगर आपको आपकी पोजीशन का बहुत ही ज्यादा यू नो घमंड है, तुम दूसरे की सजेशन सुनोगे ही नहीं, तुम दूसरे को पागल समझोगे, ठीक है ना? तो उस वजह से तुम काम नहीं कर पाओगे अच्छे से। अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं है कि मतलब कौन सी चीज कहाँ पड़ी है, कब कैसे किसी से बात करनी है, अगर वो सब क्लियर नहीं है, अगर स्केलर चेन अच्छे से फॉलो नहीं हो रही है, तो प्रॉब्लम हो सकती है, कम्युनिकेशन डिले हो सकता है। कंपनी में फैसिलिटी नहीं है, कोई मीटिंग रूम नहीं है, ठीक है, टेलीफोन वगैरह नहीं है ढंग से, कोई सजेशन बॉक्स नहीं है, कोई कल्चरल गैदरिंग वगैरह नहीं है, तो भी कंपनी में लोग दुखी होंगे। रूल्स रेगुलेशंस अच्छे नहीं है, कोई बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल है, हर चीज के लिए रिटर्न एप्लीकेशन मांगते हैं, तो भी लोग तंग हो जाएंगे, बैरियर हो जाएगा। कंपनी की पॉलिसी अच्छी नहीं है कि अगर बहुत ही हाईली सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, कंपनी में फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, तो भी लोग परेशान हो जाएंगे, ठीक है ना? तो इसका हमारा एक्रोनियम क्या हो गया? शार्प। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का एक्रोनियम क्या हो गया? शार्प, ठीक है जी। अगला हमारे पास क्या आएगा? पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर में हमारे पास क्या क्या आएंगे कि मेरे किसी पर्सन, किसी इंसान की वजह से कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो कोई इंसान गलत है, किसी इंसान में प्रॉब्लम है, या तो सेंडर में या तो रिसीवर में। क्या प्रॉब्लम है? या तो इंसान डरता है, जो सीनियर है वो डरता है कि अगर मैंने जूनियर को पावर दी तो ये जूनियर मेरे सिर पे चढ़ेगा, कल को मेरी पावर छीन लेगा। तो इस चक्कर में सीनियर अपनी पावर किसी को देता ही नहीं है, क्योंकि उसको डर लगता है कि मेरी पावर मेरे से छीन ली जाएगी, ठीक है? वो कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहता। जूनियर को लगता है यार मैं नहीं बात करूंगा, मैं नहीं बात करूंगा, ये पागल है, ये ऐसा है। या सीनियर सोच रहे हैं मैं इससे बात नहीं करूंगा, ये बेवकूफ है, ये इसको तो कुछ आता नहीं है, तो तुम बात करना ही नहीं चाहते। कॉन्फिडेंस नहीं है सुपीरियर को, सीनियर को लगता है कि मेरे जूनियर को कुछ आता ही नहीं है, उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, इसलिए वो उसको कुछ बताता ही नहीं है, उससे बात ही नहीं करता, उससे काम में वो ही नहीं मांगता, डिसीजन डिसीजन मेकिंग में उससे उसका ओपिनियन ही नहीं मांगता, क्योंकि उसको लगता है इसको कुछ आता ही नहीं, ठीक है?
लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव देना पड़ेगा तुम्हें जूनियर को, ताकि जूनियर आके तुमसे बात करे। जूनियर कहता है कि मैं क्यों आके तुमसे बात करूँ? मैं क्यों आके तुम्हें एक चीज़ बताऊँ? मेरा क्या उससे फ़ायदा है? मेरे को अगर कोई फ़ायदा ही नहीं मिल रहा, तो मैं आके तुम्हें नहीं बताऊँगा कुछ भी। होता रहे जो हो रहा है मेरी नज़रों के सामने, मैं कुछ नहीं बताऊँगा। अगर मेरे को कोई इंसेंटिव मिले कि हाँ, मैं आके बताऊँ तो मेरे लिए फ़ायदा होगा, तभी मैं आके बताऊँगा, वरना मैं नहीं बताऊँगा। तो देयर शुड बी मोटिवेशन, देयर शुड बी इंसेंटिव फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है जी? तो ये तो हो गए मेरे सारे के सारे बैरियर्स। इसका क्या है? फुल, FULL, इसका एक्रोनिम क्या है? फुल। ठीक है ना? अगला लास्ट टॉपिक कि इन बैरियर को ओवरकम कैसे किया जाए। इन बैरियर को ओवरकम करने का बहुत सिंपल तरीका है कि तुम बैरियर याद कर लो और उसका उल्टा लिख दो, तो ये सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि फुल वाला एक एक्रोनियम था, एक था शार्प, एक था लाइम, है ना? 3 तो मेरे को याद ही है, एक और था, है ना, अपना एक्रोनियम सबलेट। तो ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं। लैंग्वेज है, ठीक है, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज है, ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये जितने भी सारे प्रॉब्लम्स हैं, इन्हीं प्रॉब्लम्स को नेगेटिव करके लिख दो, उल्टा करके लिख दो कि भैया ये प्रॉब्लम है, ये मत करो। लैंग्वेज बैरियर है, लैंग्वेज को अच्छे से ट्रांसलेट करो, तो ओवरकम हो जाएगा बैरियर, ठीक है? तो इन्हीं सारे बैरियर्स को उल्टा करके लिख दो, बैरियर ओवरकम हो जाएंगे। जैसे कि आइडियाज को पहले ही क्लैरिफाई कर लो बिफोर कम्युनिकेशन, तो उससे क्या होगा? कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी। ओपिनियंस ऑफ अदर पार्टिसिपेंट, सबसे उनका ओपिनियन पूछो, तो कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी। लिसनर के लिए जो यूजफुल है वही चीजें कन्वे करो, ठीक है? रिसीवर की जो नीड्स हैं, उसकी नीड्स को समझो और उसके अकॉर्डिंग बताओ। मतलब तुम्हें जिस चीज की जरूरत है उसी हिसाब से मैं पढ़ाऊं, तभी तुम्हें फायदा होगा, ठीक है? कम्युनिकेशन पे बार बार फीडबैक लेते रहो, फॉलो अप लेते रहो। दैट इज वाई ऐसे कि मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हें क्या समझ आया, क्या नहीं समझ आया, ठीक है? फीडबैक तुम खुद भी देते रहो टाइम टू टाइम, ठीक है ना? लिसनिंग स्किल्स अच्छे करो, ऐसा नहीं कि इनअटेंटिव हो, अटेंटिव रहो, याद रखो चीजों को, ठीक है? लैंग्वेज क्या है, टोन क्या है, कंटेंट क्या है, उन सब चीजों की अवेयरनेस तुम्हें होनी चाहिए, ठीक है? अगर ये सारे नहीं भी याद हो रहे तो भी जो ऊपर लिखा है उसका ऑपोजिट करके आ जाना कि लैंग्वेज ट्रांसलेशन सही से करो, दूसरे की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो, अपना अटेंटिव रहो, अपने सुपीरियर में, अपने सबॉर्डिनेट में कॉन्फिडेंस रखो, अपने एम्प्लॉय को इंसेंटिव दो ताकि वो आके बात करे, है ना? जो भी ऊपर बैरियर है उन सब का उल्टा लिख के आ जाना, तो ओवरकम हो जाएंगे बैरियर्स, ठीक है? कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? इससे लोगों को मोटिवेशन मिलता है, ठीक है? लोग कोऑपरेट करते हैं, शांति रहती है, साथ में मिलके काम कर सकते हैं अगर कम्युनिकेशन अच्छा होगा। मैनेजर की एफिशिएंसी बढ़ती है, डिसीजन मेकिंग आसान होती है, इफेक्टिव लीडरशिप आती है, रूट ऑफ कोऑर्डिनेशन है। मतलब सारी बहुत बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है? मतलब ये जितने भी है ना, सारी की सारी बहुत बेसिक चीजें हैं। ये सारी तुम बता सकते हो कि अगर कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो गोल पूरा होगा, काम टाइम से होगा, आपस में रिश्ते अच्छे बने रहेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कंफ्लिक्ट नहीं होगा, ठीक है? मोटिवेशन होगी, लीडर अच्छा होगा, सबॉर्डिनेट खुश होंगे, एम्प्लॉयी टर्नओवर नहीं होगा। मतलब तुम समझ रहे हो, बहुत बेसिक चीज़ है जो तुम बार-बार पढ़ चुके हो, उनमें से कुछ भी लिख कर आ जाओगे, तुम्हारा काम चल जाएगा। बहुत बेसिक पॉइंट्स है, ठीक है? बाकी इंपॉर्टेंस ऑफ को कम्युनिकेशन कुछ इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं है, ठीक है ना? मतलब वही बेसिक चीज़ है कि मैनेजर और एफिशिएंटली काम करेगा, डिसीजन मेकिंग आसान होगा जब सबसे पूछ के डिसीजन लोगे, सब लोग खुशी-खुशी काम कर पाएँगे, खुशी-खुशी अच्छे से डिसीजन लेंगे। लीडरशिप ईज़ी रहेगी क्योंकि लीडर भी बात कर रहा है, जूनियर भी बात कर रहा है, तो लीडरशिप आसान हो जाएगी और कोऑर्डिनेशन अच्छे से होगी। मतलब वही बात है ना, कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा, बात अच्छे से कर रहे हो, सारी बातें कम्युनिकेट हो रही हैं, तो कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो जाएगी। ठीक है जी? चलो यहाँ पर हमारा फाइनली चैप्टर होता है खत्म, ठीक है? 1 घंटे के लेक्चर में हमारा फाइनली चैप्टर होता है खत्म, 1 घंटे से तो ऊपर का ही होगा। बट एनीवेज़ मुझे कमेंट सेक्शन में डन ज़रूर लिख के बताना कि मैंने 1 घंटे की मेहनत तो करी है। क्या तुमने मेरे साथ 1 घंटा पूरा सुना है? कैसा लगा है? कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कुछ भी है, तो मुझे हर चीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। मैं मिलूँगी अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर के साथ, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहो। हर जगह जाके चैनल को फॉलो कर लो, टेलीग्राम पे नोट्स ले लेना, व्हाट्सएप पे जाके सारे एमसीक्यूज़ तुम्हें मिल जाएँगे, ठीक है? तो हर जगह जाके हमें फॉलो करो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। बाय बाय।